हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी। एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 को जरूर देखिए। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी, आपकी जो नई एनसीईआरटी आई है उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। और सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे पृथ्वी की सतह का निर्माण। ठीक है, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे, एक एक चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। हिंदी की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप इन चैप्टर्स को देख सकते हो। इसके अलावा आप मुझे कमेंट कर दीजिए आगे कि मैं आपके कविता वगैरह जो है वो भी मैं आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, और हमारे जो पीडीएफ नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ईएसपी क्लास 9th, ये हमारा न्यू टेलीग्राम चैनल है क्लास 9th के लिए। आपको इसको ज्वाइन करना और यहाँ पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं एक बार सिलेबस को देख लेते हैं कि यानी जो हमारा ये सेकंड चैप्टर होने वाला है आज का, इसमें हम क्या देखेंगे। तो इसमें हम पृथ्वी के सतह का निर्माण कैसे हुआ इसको देखेंगे, ये हमारे चैप्टर का नाम है। फिर हम इसमें प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है उसको देखने वाले हैं। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको देखेंगे। ठीक है, फिर जो अपक्षय और अपर्दन की जो प्रक्रियाएं होती है उसको देखेंगे। और जो अलग अलग प्रकार की स्थल आकृति वगैरह होती है और जो डिजास्टर होते हैं यानी कि जो नुकसान होते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे, उन सबको देखने वाले हैं, आपदाओं को देखने वाले हैं। तो ध्यान से इसे समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है यानी इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो किन चीजों को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भाई ये चैप्टर किस चीज पे है। पृथ्वी की परत को समझेंगे, जो प्लेट्स होती है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स इसको कहा जाता है, विवर्तनिक प्लेट कहा जाता है, उसको समझेंगे। कैसे वो मूव करती है, कैसे उसमें हलचल होती है और उसकी क्या लिमिटेशन होती है, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर रिंग ऑफ फायर्स के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की जो सतह होती है ना, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की जो सतह है जिसमें हम रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। और ये चेंजेस जो होते हैं वो हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, इसको इन चेंजेस को होने में लाखों साल का समय भी लग जाता है। तो ये जो पृथ्वी की सतह पे होने वाले जो परिवर्तन है इसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये बदलाव जो होता है पृथ्वी के भीतर से जो बल लग रहा होता है यानी अंदरूनी जो बल है उसके कारण भी होता है, और जो बाह्य यानी जो बाहर से लगने वाला बल होता है उसके कारण से होता है। ठीक है, आप देखते हो कि पृथ्वी पे आप बहुत सारे परिवर्तन देखते हो। कहीं पे ज्वालामुखी फूट रहे हैं, ठीक है, फट रहे हैं। कहीं पे पर्वत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कहीं से नदी बह रही है, नदी घाटियां बन रही है, कहीं से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर से नदी में पानी जा रहा है। तो ये जो परिवर्तन होता है सतह पे ये होता रहता है समय के साथ साथ। तो इसी के हिसाब से हम देखेंगे, फिर आगे समझेंगे कि ज्वालामुखी कैसे बनती है। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में आप जानते हो, लेकिन ज्वालामुखी के पीछे कारण क्या है, क्यों ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसको हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। पहाड़ कैसे बने हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, आखिर इनका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, नदी घाटी, जो नदी जो होती है वो घाटियों को में से कैसे गुजरती है, घाटियां कैसे बनती है। ठीक है, जो रेगिस्तान वाला इलाका होता है वहां पे जो रेत होता है, रेत से जो उड़कर जब रेत दूसरी जगह पे जाता है जो टीले का निर्माण होता है। ठीक है, तो आखिर वो टीले कैसे बनते हैं इसको समझेंगे। फिर ये जो पानी की लहरों से जो चट्टानें होती है इसमें क्या फर्क आता है, कैसे ये कट जाती हैं, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर जो हिमनद होता है, ठीक है, यानी जो ग्लेशियर होता है वो कैसे बनता है, पहाड़ों में जो बर्फ होती है जब वो पिघलती है फिर वो नीचे आती है नदियों में। ठीक है, तो क्या उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। ये सब क्या है, पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तन के कारण ही ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसके कारण पे जाएंगे, हम कारण को भी डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं जो इन सब चीजों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है, इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको समझेंगे कि आखिर जो प्लेट्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, अगर वो टकरा जाती हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ चलती हैं तो क्या होता है। ठीक है, कैसे भूकंप आता है, कैसे ज्वालामुखी आते हैं, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो, हम किस पे रहते हैं, हम रहते हैं स्थल मंडल पे। ठीक है, यानी हम कहाँ पे रहते हैं, स्थल मंडल पे। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है जिसमें हम रहते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल में होने वाले जो परिवर्तन है और जो गति है इसकी व्याख्या के लिए कौन सा सिद्धांत है, ये सिद्धांत है जिसको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ये स्थल मंडल होता है, उसके नीचे क्या होता है, नीचे एक गर्म मतलब मैग्मा होता है जो हार्ड होता है, चिपचिपा होता है, मतलब वो पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है कि एकदम हार्ड होगा,
ना ही वो एकदम पतला लिक्विड है। वो थोड़ा मतलब जैसे चाशनी टाइप की होती है ना, उस टाइप का होता है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब इसी के ऊपर प्लेटें होती हैं, ठीक है। जब वो प्लेट टकराती हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत ध्यान से आपको ये चीजें देखनी है और आगे चल के समझते हुए चलना है, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, प्लेटों की गति जो होती है वो विभिन्न भू आकृतियों को जन्म देती है। यानी ये जो प्लेटों में जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, कई बार ये टकराती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां जो होती हैं, लैंड फॉर्म जो होते हैं, वो हमारे सामने आते हैं, ठीक है। आपने पर्वत जो देखे हैं, ये पर्वत भी इन्हीं की वजह से बने हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो भी इसी कारण से होता है। मैदान और घाटियों का निर्माण जो होता है वो भी इन प्लेटों की मूवमेंट के कारण ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग प्रकार की लैंड फॉर्म्स, यानी कि जो भू आकृतियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, ठीक है। इसके बारे में भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि देखो, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है, इसको समझने में ये जो सिद्धांत है इसको हम समझेंगे। मतलब ये सिद्धांत सहायता करता है इन सब चीजों के निर्माण के पीछे क्या कारण है उसको समझने के लिए। तो लैंडफॉर्म देखेंगे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ये ब्यूट हो गया, एक चट्टान होती है इस तरीके से, नीचे से तो आपको चौड़ी दिख रही है लेकिन ऊपर ये थोड़ा नुकीली सी हो जाती है। हिमनद हो गया, ग्लेशियर, ग्लेशियर से जो बर्फ पिघलती है, ठीक है, बर्फ टूट कर गिरती है, पानी में बदलती है। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है। फिर नदी बनना, रेत के टीले हो गए, द्वीप हो गए, ये सारी जो परिवर्तन है ये कैसे हो रहे हैं, इन सब चीजों को ही यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लेट वाले सिद्धांत को जब हम पढ़ेंगे ना, तब हमको और अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो, अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स होते हैं, यानी भू आकृति होती है। भूमि पे अलग अलग प्रकार की आपको आकृति दिखेगी। आप किसी पहाड़ी एरिया में चले जाओ तो वहां पे आपको दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ों में से निकलता हुआ पानी, झरना, नदियां आपको दिखेंगी। किसी समतल स्थान पे चले जाओ, आपको दूर दूर तक मैदान दिखेंगे, ठीक है। किसी उबड़ खाबड़ वाले स्थान पे चले जाओ, वो अलग दिखेगा। किसी रेगिस्तान में चले जाओ तो आपको वहां पे अलग आकृति दिखेगी। तो ये जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती है, ठीक है, यानी ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है, इन सारी चीजों को ही यहाँ पे हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, पृथ्वी की सतह जो होती है उस पर पाई जाने वाली प्राकृतिक आकृति, यानी ये सब क्या होता है, ये पृथ्वी की सतह पे पाई जाने वाली प्राकृतिक आकृति है, यानी नेचर ने बनाया होता है इसको। इसको कोई मनुष्य नहीं बनाता, मनुष्य ने नदियां नहीं बना दी हैं, मनुष्य ने पहाड़ नहीं बना दिए, रेगिस्तान जो है वो मनुष्य ने नहीं बनाया, ये सब नेचर की वजह से बना है, ठीक है। और ये जो आकृतियां होती हैं, इनकी जो विशेषता को हम देखते हैं तो इसके पीछे कुछ और भी चीजें होती हैं। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ठीक है, भूपर्पटी की हलचल, यानी जो प्लेट में जो हलचल होती है, इन सब के कारण ये चीजों का निर्माण होता है, ठीक है, ये निर्मित होती हैं। और इन्हीं के कारण क्या होता है, ये जो आप देखते हो जो हलचल होती है, जो प्लेट जो मूव करती है, उसकी वजह से ही पर्वत, घाटियां, पठार, मैदान, रेगिस्तान, नदी, तटीय भूभाग, ये जितनी भी आकृतियां, ये सब इनके कारण ही बनती है। तो यहां तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक भी नहीं समझ में आया कुछ भी, तो टेंशन ना लो, क्योंकि अब हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक हम केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, अब सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है। अब देखो, ये जो चार चीजें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, ठीक है, निक्षेपण हो गया, और जो भूपर्पटी होती है उसमें जो हलचल होती है, इसको यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपक्षय, यानी जिसको वेदरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, वो चट्टाने अपने स्थान पे रहती है। मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, मान लीजिए कोई चट्टान है, ये अपने स्थान पर ही है, लेकिन इसमें ये चट्टानें कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से इसमें क्रैक आ गए हैं, यानी इसमें दरार आ गई है, इसमें टूट फूट हो जाती है, ठीक है। इसी जगह पे ये चट्टान पड़े पड़े बिखर जाती हैं। तो ये जो चट्टानों में कमजोरी आ गई है, जिसकी वजह से ये टूट रहा है, तो इसमें कितना समय लग जाता होगा। ये नहीं होता कि मतलब आपने आज किसी चट्टान को देखा, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक थी, आप 6 महीने के बाद दोबारा गए, फिर से आपने उस चट्टान को देखा तो वो क्रैक हो गई, वो टूट गई, वो कमजोर हो गई। 6 महीने में ऐसा नहीं होता, इसको होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय, यानी कि वेदरिंग बोलते हैं। तो आखिर ये क्यों होता है इसको देखते हैं। तो देखो, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, यानी चट्टान जो है वो अपने स्थान पर ही है, लेकिन वो टूट गई है या उसमें क्रैक आ गए हैं, ठीक है, उसमें दरारें पड़ गई है, वो कमजोर हो गई है। और ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण है धूप, ठंड, बारिश, हवा के कारण, ठीक है, यानी अलग अलग तरह का जो वेदर होता है उसके कारण। कई बार क्या होता है, धूप वाला मौसम रहेगा, कभी ठंड का मौसम आ जाएगा, ठीक है, कभी ऐसा हो जाएगा बरसात का सीजन चलेगा, तो
कभी बहुत तेज तेज हवाएं चलेंगी, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चट्टाने लाखों वर्षों में जाके कमजोर होते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो जब विशाल चट्टाने यानी बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थर अपने ही स्थान पर धीरे धीरे कमजोर हो जाएं और कमजोर होने के बाद टूटने फूटने लग जाएं, तो उसको अपक्षय कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है अपक्षय में, चट्टान जो है वो क्या होती है, कमजोर होती है पहले, जब वो कमजोर हो जाएंगी यानी लाखों साल का समय लग सकता है उसको कमजोर होने में। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, धूप, ठंड, ठीक है, मौसम में बदलाव, गर्मी, हवा, कोई भी इसका कारण हो सकता है। तो इन सब के कारण जब वो कमजोर हो जाती है, कमजोर होने के बाद वो चटकने लगती है, टूटने लग जाती है, लेकिन वो अपने स्थान पे ही रहती है, यानी जिस जगह पे थी वो वहीं पर है, वहां से वो मूव नहीं हो रही, किसी दूसरी जगह पे नहीं जा रही। तो इसको हम अपक्षय कहते हैं, यानी जिस जगह पे चट्टान थी उसी जगह पे टूट गई और वहीं पे क्या होने लगी, बिखर गई, यानी बिखरने लगी। इसमें टूटी फूटी जो चीजें हैं वो कहीं बहकर नहीं जाती हैं, ठीक है, बस बिखर जाती है, यानी कि वो जो चट्टान है वो जो टूटेगी वो कहीं और नहीं जाएगी, सेम जगह पे रहेगी, ठीक है, वहीं पे बिखर जाएगी। तो ये हो गया, सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा अपक्षय। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है अपर्दन। अब इरोजन क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर आपने ये स्टेप समझ लिया, आपको आसान लगा है, तो ये स्टेप भी इसका सेकंड फेज मान लो, यानी पहले ये होगा फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये होगा। यानी देखो, जब कोई चट्टान कमजोर हो गई है, टूट गई है, तो उसमें जो मलबा है या उसमें जो मिट्टी है, ठीक है, या जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, तो वो सब क्या होंगे, वो सब बहकर जाने लगेंगे। यानी जब उसी चट्टान का टूटने के बाद जब उसमें मलबा बन जाता है, मिट्टी के कण आ जाते हैं, कंकड़ के रूप में वो बन जाता है, तो वो मिट्टी जो होती है वो बहकर जाने लग जाती है, वो कंकड़ जो है वो बहकर जाने लग जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये हवा की वजह से भी हो सकता है, मान लो बहुत तेज हवा चली और एकदम से जो कंकड़ वगैरह हो गए या जो मिट्टी के कण हो गए वो सब हवा के साथ बहने लगे, ठीक है। या फिर मान लो कोई बहता हुआ पानी, यानी कोई नदी है, नदी के साथ वो पत्थर आ गए हैं, ठीक है। या फिर मान लो कोई वहां पे हिमनद है, कोई ग्लेशियर है, और ग्लेशियर की वजह से टूटी हुई जो चट्टान के जो टुकड़े हैं या जो कंकड़ है या जो मिट्टी है, उसको वो अपने साथ बहाकर या फिर उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो इसी कटाई को या इसी बहाव को हम क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्या होगा, अपक्षय, फिर उसके बाद अपर्दन। यानी सबसे पहले अपक्षय क्या होगा कि धूप की वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से लाखों साल में कोई चट्टान जो है कमजोर हो जाएगी। जब वो कमजोर हो जाएगी तो वो चटक जाएगी, दरार आ जाएगी, वो टूट जाएगी, लेकिन वो उसी जगह पे रहेगी। फिर धीरे 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 समय के साथ वो नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, या कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, नेचुरल कोई भी चीज हो, उसके द्वारा अगर वो चीजें बहकर कहीं और जा रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपर्दन बोलेंगे। आई होप आपको दोनों बहुत आसान लगा होगा। यहाँ से आपको एक एक चीज समझनी है, इससे पहले जस्ट इंट्रो हम देख रहे थे, यहाँ पे आपको सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अब तीसरा होता है डिपॉजिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको कहा जाता है निक्षेपण, यानी इसमें चीजें जो होती है वो डिपॉजिट होने लग जाती है। डिपॉजिट होने का मतलब है कहीं पर इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो देखो, अब मलबा जो था वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मलबा जो था वो नदी के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था। तो मलबे का एक जगह पे जमा हो जाना, यानी जब वो कहीं से चलकर आया, चाहे वो नदी के द्वारा आया हो, हवा के द्वारा आया हो, एक जगह से दूसरी जगह पे आया, फिर वो किसी जगह पे जमा होने लग जाएगा, यानी डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो जब हवा या फिर पानी का बहाव धीमा पड़ता है तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए जो कंकड़ है या रेत है या जो मिट्टी है उसको किसी जगह पे जमा करने लग जाते हैं। मान लो हवा की वजह से वो बह कर गई है, ठीक है, कोई मिट्टी है, कोई रेत है, तो कहीं ना कहीं तो वो जमा हो जाएगी। नदी के द्वारा अगर बह के गए तो कंकड़ हो गए, मिट्टी हो गई, रेत हो गई, वो कहीं ना कहीं तो जमा होगी, डिपॉजिट होगी, तो कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होगी। और इसी जमाव को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, नदी जब समंदर से मिलती है, यानी जब कोई नदी बहती हुई जाती है तो वो अपनी बहुत उफान पे होती है। जैसे मान लो कोई पहाड़ से नदी गिर रही है तो बहुत तेज स्पीड में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानी इलाके में जाती है वो धीरे धीरे थोड़ा स्लो होने लगती है। और जब वो समुद्र से मिलती है, किसी समुद्र में जाके गिर रही है, तो उस समय वो और ज्यादा धीमी हो जाती है और ज्यादा कमजोर हो जाती है, ठीक है, उसकी स्पीड कमजोर हो जाती है। तो नदी जब समंदर के पास जाकर धीमी हो जाती है तो रेत जमा करके डेल्टा बनाती है। और रेगिस्तान में अगर वो जाएगी तो हवा, मान लो रेगिस्तानी इलाके में अगर कोई चीज बहकर जा रही है तो रेगिस्तानी इलाके में हवा जो है वो रेत को जमा कर सकती है और रेत के टीले बना सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज समझी हमने। अगर मान लो कोई चीज, कोई रेत है, कोई टुकड़ा है, कंकड़ है, अगर वो नदी बहाकर ले जा रही है, नदी ले जा रही है समुंदर तक,
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे समुद्र से मिलती है तो उस जगह पे क्या होगा, वो जमा होने लग जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो वही रेत हवा के द्वारा बहा कर ले गई है, तो हवा किसी जगह पे ले जाएगी तो वहां पे क्या होगा, रेत का टीला बन जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें आपको समझनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ यहाँ पे ऐसा है नहीं समझने का, इजी है एकदम। फिर चौथा है भूपर्पटी का हलचल, क्रस्ट जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, उसमें भी हलचल होती है। तो जमीन के अंदर हलचल, यानी जमीन के अंदर की जो हलचल है इसको समझेंगे। तो पृथ्वी के अंदर बहुत भारी गर्मी और दबाव होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जमीन के अंदर की जो प्लेट होती है वो हिलती डुलती है। यानी पृथ्वी में अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत भारी गर्मी होती है, वहां पे मैग्मा होता है, ठीक है, और मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म होता है और दबाव के कारण, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो हिलती डुलती रहती हैं। इसको ही हम भूपर्पटी की हलचल कहते हैं। आपने कभी भूकंप को जरूर महसूस किया होगा। भूकंप आता है तो क्या होता है, भूपर्पटी हिलती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा घर हिल रहा है और हम भागते हैं। कहाँ भागते हैं, हम ऐसी सुरक्षित जगह पे भागते हैं जहां पे हम अपनी जान बचा सके। तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, आपने भूकंप वगैरह महसूस करा है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है, जमीन ऊपर उठने लग जाती है तो पहाड़ बनते हैं। तो ये सब परिवर्तन होता है प्लेट्स के हिलने से, प्लेट्स के मूवमेंट से। तो इस चैप्टर को करने के बाद जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये 5 मुख्य क्वेश्चन है जो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, यानी ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, आंसर तो आपको आगे मिल ही जाएगा सारे क्वेश्चन का। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो होता है, आखिर ये क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। हम जो पढ़ रहे हैं, प्लेट होती है, प्लेट मूवमेंट करती है, ठीक है, उसकी वजह से भूकंप आ जाता है, और ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी तक, आखिर ये होता क्या है, कैसे होता है, इसको थोड़ा इस सिद्धांत के जरिए डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, तो ये जो प्लेट विवर्त वाला सिद्धांत है ये पृथ्वी विज्ञान का एक सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। इसको किसने दिया था, एक व्यक्ति थे विद्वान जिनका नाम था W.J. मॉर्गन। ठीक है, तो ये जो मॉर्गन जी हैं इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये पृथ्वी की भूपर्पटी की प्लेटों की गति और उनके संचलन को समझाता है। ठीक है, यानी जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें जो जो भूपर्पटी की जो प्लेट है उसमें जो गति होती है उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके संचालन के बारे में ये बताता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत एक ठोस भाग नहीं है, यानी जो हम पृथ्वी देखते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये पूरा एक ही ठोस भाग नहीं है, बल्कि ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है। ठीक है, यानी विभाजित है अलग अलग प्लेट्स में। कुछ प्लेट्स बड़ी हैं तो कुछ प्लेट्स क्या हैं, छोटी हैं। उन टुकड़ों को आप प्लेट्स कह सकते हो। तो ये कई बड़ी और कई छोटी प्लेटों में बटा हुआ है, जिन्हें हम विवर्तनिक प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट जो होती है अपने नीचे की अर्धद्रव्य परत पर बहुत धीरे धीरे चलती हैं। ठीक है, यानी ये जो हलचल होती है ये बहुत धीरे होती है, और इन्हीं प्लेटों की गति की वजह से पर्वत बनते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी बनती है। ठीक है, ज्वालामुखी वाली घटनाएं होती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी में से मान लीजिए एक हिस्सा काट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो सबसे ऊपरी परत है जिसपे हम रहते हैं, हमारा घर हो गया, हम भी इसी पे होगा, हमारे खेत हो गए, हमारे जो प्लेग्राउंड हो गए, ठीक है, जो भी आप देखते हो ये सब क्या है, ऊपरी परत पे होता है, यहाँ पे होता है। इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। फिर इसके आप नीचे आओगे, दुर्बलता मंडल की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे फिर एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो मेंटल का होता है। ठीक है, फिर और नीचे आओगे तो क्रोड वाला हिस्सा होता है। तो इन चीजों को आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ये हिस्सा है ये क्या है, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, इन्हीं में मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से ये सारी घटना होती है, यानी पर्वत बन रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हो रही है। लेकिन ये जो प्लेट की मूवमेंट होती है, यानी प्लेट जो उसमें हलचल होती है या जो उसमें गति होती है, वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीमी होती है। ठीक है, अब देख ध्यान से इस इमेज को देखो, इस मतलब इस वीडियो को देखो, यहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब वापस से देखो कि कैसे ये चीजें होती हैं। पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में अगर हम बात करते हैं सबसे ऊपरी परत की, भूपर्पटी की, तो भूपर्पटी और उसके नीचे का कुछ हिस्सा जो है वो स्थल मंडल में आता है,
और उसके नीचे जाते हैं तो वहां पे मैग्मा होता है, ठीक है, मैग्मा होता है। और मैग्मा के ऊपर, ये बहुत गर्म होता है मैग्मा, इसके ऊपर हमारी प्लेट होती है। अब ये प्लेट जो होती है, इनमें जो गति होती है, उसी की वजह से क्या होता है, पर्वत बनते हैं, इसी की वजह से ज्वालामुखी आती है, इसी की वजह से कई बार भूकंप आ जाते हैं, ठीक है। ये नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार भूकंप इतने खतरनाक आ जाते हैं कि लोगों की जान तक चली जाती है। तो ये प्लेटों की वजह से ही होती है। तो इन प्लेटों को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब इससे पहले, प्लेटों पे जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग, ये आपने छोटी क्लासों में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, इसको हमने इसकी जो सबसे ऊपरी परत होगी, इसको क्रस्ट कहा जाता है, यानी भूपर्पटी बोला जाता है। फिर इसके और नीचे जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मेंटल मिलता है, ठीक है। मेंटल को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बाहरी मेंटल, अंदरूनी मेंटल, ठीक है, आंतरिक मेंटल, इस तरीके से। फिर और आगे जाएंगे, ठीक है, और गहराई में जाते हैं तो क्रोड मिलता है, क्रोड, ठीक है, उसको भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो यहाँ पे मेन चीज, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये समझना है कि पृथ्वी की जो मुख्य परतें हैं वो तीन परतें होती हैं, ठीक है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अगर हम इसको भी बांटे तो इनको भी फिर हम दो हिस्सों में, आंतरिक बाहरी इस तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल ये तीन समझना है। अब देखो, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को अगर हम देखें, इसकी परतों को देखें, तो सबसे जो ऊपर की परत होती है, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, आपका स्कूल, आपका घर, आपके प्लेग्राउंड, आपकी सड़कें, ये सब इसी परत पे होती हैं। तो ये भूपर्पटी है, ठीक है, यानी क्रस्ट है। फिर इसके बाद जो दूसरी परत आती है नीचे, वो मेंटल होती है, भूपर्पटी के नीचे स्थित होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मोटी परत होती है। जैसे मान लो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो मान लीजिए ये अगर आपकी भूपर्पटी है, तो मेंटल जो होगी बहुत ज्यादा अंदर तक, यानी बहुत ज्यादा नीचे तक, गहराई तक होगी। उसके बाद क्या आता है, क्रोड आता है, ठीक है, जो सबसे आंतरिक और सबसे गर्म परत होती है, यानी सबसे गर्म जो होगा आपको वो क्रोड मिलेगा। फिर उससे उसके बाद मैग्मा जो आपको इस लेयर पे दिखता है, ये भी गर्म होता है, लेकिन वो क्रोड जितना गर्म नहीं होता। फिर उसके बाद हमारी जो वो परत आ जाती है, ठीक है, भूपर्पटी, जिसपे हम लोग रहते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब ये जो भूपर्पटी होती है ना, इसको हम दो हिस्सों में बांट के देख लेते हैं। एक तो वो हिस्सा है भूमि का, भूपर्पटी का, जिसमें क्या है, जिसमें प्लेन हो सकता है, समतल हो सकता है, पहाड़ी एरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है, जिसमें महाद्वीप एक तरीके से बसे हुए हैं। फिर दूसरा होता है महासागरीय भूपर्पटी। महासागरीय भूपर्पटी का मतलब क्या है, जहां पे ओशियन होता है, ठीक है, यानी जहां पे महासागर होते हैं, जहां पे पानी होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसको देखें तो ये 30 किलोमीटर तक इसकी गहराई हो सकती है महाद्वीपीय भूपर्पटी पे। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे ओशियन होता है, यानी जहां पे महासागर होते हैं, वहां पे इसकी गहराई ज्यादा नहीं होती, 5-7 किलोमीटर ही होती है, ठीक है। तो ये हमको समझना था। इसके बाद फिर दुर्बलता मंडल आ जाएगा, ठीक है, स्थल मंडल। इसके बाद हम मेंटल की तरफ आते हैं, फिर हम और नीचे आएंगे तो बाहरी करोड़ और आंतरिक करोड़ ये आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भूपर्पटी की। भूपर्पटी क्या है, सबसे ऊपरी परत है जिसपे हम रहते हैं। तो भूपर्पटी की अगर मैं बात करूं, तो महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई जो होती है वो 30 से 40 किलोमीटर, यानी महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई क्या है, 30-40 किलोमीटर के आसपास होती है। और अगर इसी की बात करें हम महासागर के नीचे, तो ये 5 से 7 किलोमीटर होती है, यानी महासागर के नीचे बहुत कम इसकी मोटाई होती है। फिर इसके बाद आता है दुर्बलता मंडल, ठीक है, ये आंतरिक रूप से पिघली हुई चट्टानों की गर्म तथा गतिशील परत है। यहाँ पे पिघली हुई चट्टानों की गर्म परत होती है। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं बाह्य कोट की तरफ, तो ये मुख्य रूप से इसमें लोहा, आयरन वगैरह, निकल वगैरह मिलता है। फिर स्थल मंडल की बात करें, तो ये पृथ्वी की कठोर और बाहरी परत होती है, जिसमें भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग शामिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। जैसे मान लो ये भूपर्पटी है, अब नीचे मेंटल है, मेंटल का कुछ हिस्सा जो आ जाएगा वो इसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ही हो जाएगा। तो ये जो हो जाता है, ये हमारा स्थल मंडल हो जाता है। ये पृथ्वी की कठोर बाहरी परत होती है, जिससे भूपर्पटी, इसमें भूपर्पटी भी आ जाती है। और मेंटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे मेंटल जो है बहुत गहराई तक है, मान लो ये मेंटल है, ठीक है, तो मेंटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है और भूपर्पटी ये एक साथ आ जाती है, तो इसको हम यहाँ पे स्थल मंडल कहते हैं। फिर मेंटल आप जानते हो, ये भूपर्पटी और बाह्य करोड़ के बीच में स्थित होती है, यानी मान लो जैसे यहाँ पे अगर मैं बना दूं इसको अलग से, ठीक है, तो यहाँ पे भूपर्पटी हो गई, यहाँ पे बाह्य कोड हो गया, और यहाँ पे बीच में क्या पड़ जाता है, मेंटल पड़ जाता है, ठीक है, यानी मेंटल जो है इन दोनों के बीच में आ जाता है। आंतरिक क्रोड की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठोस होता है, ठीक है, मुख्यतः इसमें लोहा और निकल वगैरह जो है इससे बना होता है।
इसके बाद बात करते हैं स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, ठीक है, या दुर्बल मंडल भी इसको कहा जाता है। तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की कठोर बाहरी परत है, ठीक है, इसी पे तो हम रहते हैं, यानी भूपर्पटी हो गया, जिसमें भूपर्पटी भी आ जाता है और ऊपरी मेंटल का पार्ट आ जाता है, जैसा हमने यहाँ पे देखा था। मान लीजिए ये भूपर्पटी है, ठीक है, इसके बाद मान लीजिए ये लेयर जो है, एक लेयर, ये मेंटल का ऊपरी वाला हिस्सा है, तो ये पूरा मिला के क्या हो जाता है? हमारा स्थल मंडल हो जाता है, ठीक है, ये ऊपरी परत है जिसमें हम लोग रहते हैं। फिर इसके बाद करते हैं और नीचे अगर हम जाएंगे तो दुर्बलता मंडल या दुर्बल मंडल आ जाता है। स्थल मंडल के ठीक नीचे जो मेंटल में स्थित जो नरम और अर्ध पिघली हुई परत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। इसके ऊपर पृथ्वी की ये जो प्लेटें हैं ये तैरती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि देखो, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा ये हो गया, इसके नीचे जो है ये वो लेयर है जहां पे क्या है, जो गर्मी हीट वाली लेयर होती है, यानी कि यहाँ पे अर्ध पिघली हुई, ये पूरी तरीके से लिक्विड एकदम पानी की तरह पिघला हुआ भी नहीं है और पूरी तरीके से हार्ड भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा मतलब कीचड़ जैसा मान लो आप, उस तरीके का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। और इसी के ऊपर ये प्लेट्स जो होती हैं वो तैर रही होती हैं, ठीक है, और ये प्लेट जब आपस में टकराती है तो भूकंप आ सकते हैं और ज्वालामुखी आती हैं, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तो ये जो हम पृथ्वी की में बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि पृथ्वी को अगर हम देखें तो पूरा एक ही हिस्सा नहीं है, वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है, तो ये प्लेट्स जो है इस तरीके से होती हैं। और प्लेट्स जो होती है वो बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, अलग अलग साइज की हो सकती हैं। अब प्लेट्स का एक उदाहरण है, जैसे मान लो आप अपने घर पे कोई प्लेट पकड़ो, उसको पटक दो नीचे, तो क्या होगा? वो टूट जाएगी। जब वो टूट जाएगी तो कुछ प्लेट के टुकड़े बड़े होंगे, कुछ प्लेट के टुकड़े क्या होंगे? छोटे होंगे। तो इसी तरीके से इसको भी हम देख सकते हैं, कुछ आपको बड़े टुकड़े दिखेंगे यहाँ पे, कुछ छोटे टुकड़े दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, ये उत्तर अमेरिकी प्लेट हो गया, ये प्रशांत वाला प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है तो प्रशांत प्लेट हो जाएगा, ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो जाएगा, ये कैरेबियन वाला हिस्सा हो जाएगा, ये अफ्रीकी प्लेट हो गया, अंटार्कटिक प्लेट हो गया, ठीक है, ये भारतीय प्लेट हो जाएगा यहाँ पे, फिर अरबी प्लेट, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेट्स हैं। इसके अलावा छोटी प्लेट्स भी होती है, ठीक है, जैसे आप देखोगे छोटी छोटी प्लेट्स भी आपको दिख रही हैं। और ये जो इस प्लेट्स के नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो गरम लेयर है जिसकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। अब इस जो गरम, ये जो पूरी तरीके से मतलब हार्ड भी नहीं है, पूरे तरीके से लिक्विड भी नहीं है, इसमें ये जो मैग्मा होता है इसको समझते हैं। तो ये क्या होता है? क्रोड में आपने देखा था ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां से ऊपर की तरफ ये चलती हैं चीजें और ये गर्म होता है। जैसे ही ये ऊपर आता है तो गर्म होता है, ठीक है, नीचे से गर्म है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे आएगा तो वहां पे उसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। तो यहां से ये ऊपर की तरफ चलेगा, फिर वहां से ठंडा होके क्या होगा? वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ऊपर गर्म होके आ रहा है, फिर वहां से ठंडा होके नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो चीजें हिल रही हैं। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्लेट्स होती हैं ये हिलती हैं और आपस में टकरा सकती हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो स्थल मंडल होता है, जो कठोर बाहरी परत होता है, उसके बाद जो दूसरा दुर्बलता मंडल हो जाएगा, उसमें अर्ध पिघली हुई परत होती है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ लिया था, इसको समझेंगे। तो ये जो प्लेट्स होती हैं, इनके नीचे जो मौजूद अर्ध पिघली हुई परत है ये बहुत धीरे धीरे चलती है। ये जो है अर्ध पिघली हुई जो परत है ये बहुत धीरे चल रही होती है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है? प्लेट भी हिलती डुलती रहती है, लेकिन वो भी बहुत धीमे हिलती हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने कोई नदी देखी होगी, नदी में क्या है, जैसे मान लो नदी ऐसे ऐसे जा रही है लहर मार मार के। अब नदी कोई है वो लहर मार रही है, ठीक है। अब उसके ऊपर कोई नाव चलेगी तो नाव भी तो ऊपर नीचे होगी। तो वो इसी तरीके से मान लीजिए कि ये प्लेट्स है, इसको नाव की तरह मान लो, और नीचे ये जो मैग्मा है ये क्या है? गर्म है, ये ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ जाता है। तो ये पूरा एक सर्कल इनका चलता ही रहता है, जिसकी वजह से प्लेट हिल सकती है और आपस में टकरा सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आ सकते हैं और ज्वालामुखी फट सकती है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। प्लेटें जो होती है अलग अलग दिशाओं में बहुत धीरे धीरे चलती हैं। इनकी गति जो होती है वो इतनी ज्यादा धीमी होती है कि अपनी दैनिक जीवन में आप इसको कभी महसूस भी नहीं कर सकते हो। इतनी धीमे चलती है कि आपको कभी पता भी नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। प्लेटें जो होती हैं इनकी औसत गति जो होती है लगभग 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। यानी एक साल में सिर्फ 2 या 4 या 5 या 6 या ज्यादा 10 सेंटीमीटर के आसपास ही इसमें आपको मूवमेंट दिखेगी, ठीक है। इसकी गति जो होती है इतनी धीमी होती है, इसीलिए हमको ये पता नहीं लग पाता। अब बात करेंगे पृथ्वी के अंदर क्या है। तो पृथ्वी के अंदर अगर हमने देखें तो हम वो जो लेयर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, परतों के बारे में पढ़ चुके हैं। भूपर्पटी हो गया, ठीक है, मेंटल हो गया, क्रोड हो गया, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आपको ये आसान लगेगा। जैसे कि मेंटल की बात करें तो ये ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है, यानी ये वो परत है जो ठोस वाला है।
फिर बाहरी कोर की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः क्या होता है, लौह और निकल से बना हुआ एक द्रव्य परत होती है। भीतरी कोर की तरफ जाएंगे तो ये ठोस, गर्म और घूमने वाला धातु का गोला है, जो कि पृथ्वी का सबसे घना भाग है। फिर बाहरी कोर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो बाहरी कोर है, अगर हम इस वाले हिस्से की बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें आपको तरल, लिक्विड यानी तरल और धातु से ये बना हुआ आपको दिखता है इसमें। इसकी वजह से पृथ्वी में एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। फिर दूसरा है भीतरी कोर, ये बहुत ज्यादा दबाव वाला और गर्मी के कारण ठोस अवस्था में बना रहता है, हमेशा बहुत ज्यादा इसमें दबाव रहता है, गर्मी रहती है, जिसके कारण ये ठोस रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यानी बाहरी कोर में आपको द्रव्य याद रखना है, लौह और निकल मिलेगा, भीतरी कोर में आपको ठोस धातु का गोला मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो प्लेटें होती हैं इसको समझते हैं। तो ये जो विवर्तनिक प्लेट है, ये ठोस चट्टानों की विशाल शिलाएं होती है, यानी जो ठोस चट्टान है उसकी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। ये बहुत धीमी गति से चलती हैं और आमतौर पर प्रति वर्ष में मात्र कुछ सेंटीमीटर ही, इसीलिए हमको नहीं पता लग पाता, क्योंकि हम जहां पे खड़े हैं, मान लो मैं खड़ा हूं तो ये भूमि पे खड़ा हूं, अब इसके ये प्लेट का ही तो पार्ट है, अब ये अगर इसमें हलचल हो रही है तो मुझे थोड़ी पता लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये इतना धीमा है, इतना धीमा है कि हमको नहीं पता लग पाता, साल भर में कुछ ही सेंटीमीटर तक पहुंच पाता है। ठीक है, हिल पाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक्टोनिक प्लेट्स आप यहाँ देख सकते हो, विवर्तनिक प्लेट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको महासागर दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहाड़ और स्थल वाला हिस्सा दिख रहा है, और ये जो हिस्सा है ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसके नीचे आपको वो मैग्मा दिखेगा। ठीक है, यही मैग्मा गर्म होके ऊपर की तरफ आता है, ठंडा होके नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऊपर की प्लेट जो होती है वो हिलती है। अब बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं प्लेटों के बारे में। ठीक है, तो देखो महाद्वीपीय प्लेट, पहले ये समझते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट और मिश्रित प्लेट, तीन कैटेगरी में हम इसको बांट के पढ़ेंगे। महाद्वीपीय प्लेट कौन से हैं, जो जिसके ऊपर महाद्वीप हो, यानी जो महाद्वीप के वजन को ढो रही है। ठीक है, यानी महाद्वीप क्या है, महाद्वीप एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। आपने एशिया महाद्वीप पढ़ा होगा, यूरोप महाद्वीप पढ़ा होगा। ठीक है, यानी महाद्वीप क्या है, भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे देश हैं। तो महाद्वीपीय प्लेटों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पहाड़ दिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको नदी वाला पार्ट दिखेगा, जंगल और दुनिया भर की चीजें आपको इसमें दिखेगी, मरुस्थल वगैरह सब इसमें आ जाता है। तो ये महाद्वीपीय परपटी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मुख्यतः महाद्वीपीय परपटी से बना होता है, ये मोटी होती है और कम घनत्व वाली होती है, यानी होती तो ये मोटी है लेकिन इसका घनत्व कम होता है, और ये खासकर किस चीज से बनी होती है, ग्रेनाइट वाली चट्टानों से बना हुआ होता है। ठीक है, और बड़े भूभाग जो होते हैं, जो महाद्वीप हैं, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, उसका लोड जो है वो इसी के ऊपर होता है, क्योंकि इसी के ऊपर ये महाद्वीप हैं। तो इसका एग्जांपल आप अरेबियन प्लेट कह सकते हो। ठीक है, अरेबियन प्लेट ये मुख्य महाद्वीपीय है, आप ऐसे मान सकते हो। इसके बाद महासागरीय प्लेटों की बात करें तो इसके ऊपर महासागर है, यानी जल है, पानी है। ठीक है, और ये इसको महासागरीय परपटी कहा जाता है, और नीचे तो मेंटल होता है, आपको पता ही है पहले से। तो अब बात करते हैं मुख्यतः इसमें हम समझे तो ये महासागरीय परपटी से बनी होती है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्रेनाइट वाली चट्टानें होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसाल्टिक चट्टान होती है, ये पतली और अधिक घनत्व वाली होती है। ठीक है, यानी ये जो परपटी है ये पतली भी है और इसका घनत्व भी ज्यादा है। ठीक है, बेसाल्टिक चट्टानों से ये बनी होती है, महासागरों के तल को ये वहन करती है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रशांत प्लेट आ जाएगा, नाजका प्लेट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मिश्रित, यानी ऐसी जगह जहां पे महाद्वीप भी आपको दिखेगा, महासागर भी दिखेगा, तो ऐसी प्लेट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, महाद्वीपीय और महासागर दोनों तरह की प्रॉपर्टी इसमें होती है। महाद्वीपों के साथ साथ इसमें महासागरीय तल को भी वहन करना होता है, यानी महाद्वीपों का लोड भी है इसके ऊपर, और सागर जो है उसका भी लोड इसके ऊपर है। ज्यादातर जो प्लेटें हैं ये अधिकांश जो मेन प्लेटें होती है वो मिश्रित ही होती है, जैसे यूरेशियन प्लेट इसका एग्जांपल हो जाएगा, अफ्रीकी प्लेट हो गया, उत्तर अमेरिकी प्लेट हो गया। ठीक है, तो आप ये इसके एग्जांपल में एक दो प्लेट का नाम भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख विवर्तनिक प्लेट, यानी प्लेट तो वैसे बहुत सारी हैं, बहुत सारी, लेकिन 7 प्रमुख प्लेट हैं जिसके बारे में आप इनके नाम को याद रखना चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। प्रशांत प्लेट हो जाएगा, ठीक है, यूरेशियन हो जाएगा, अफ्रीकी प्लेट हो गया, उत्तर अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, आर्कटिक, ठीक है, इसके सॉरी अंटार्कटिक प्लेट हो गया। तो ये 7 प्रमुख प्लेटें हैं, इसके अलावा जो छोटी प्लेटें हैं वो भी आप देख सकते हो। बाकी इतने नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इनको भी याद रख लोगे तो इतना आपके लिए काफी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको मैप में एक बार देखिए, जैसे मान लो ये नॉर्थ अमेरिकन यानी उत्तर अमेरिकी वाला प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अफ्रीकन प्लेट दिखेगा,
आप इधर इधर आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखेगा, ठीक है। यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया वाला जो पार्ट आ जाता है, यहाँ पे यूरेशियन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख। अब बात करते हैं अपसारी सीमा। इसमें क्या होता है, इसमें प्लेट जो होती हैं आप देखोगे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे मैग्मा ऊपर आ जाएगा। अब मैग्मा ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे नई परपटी बन जाएगी, ठीक है। यानी प्लेट जो होती है इसमें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं और मैग्मा जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ आता है और उस खाली जगह को भर देता है, जिससे नई परपटी बन जाती है। आप यहाँ पे देखोगे ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, दूसरी तरफ आपको यूरेशियन प्लेट दिख रहा है, बीच में आपको ये खाली दिख रहा है। इस खाली में मैग्मा ऊपर आया है जिसकी वजह से ये आपको नई परपटी यहाँ पे बनी हुई दिख रही है, ठीक है। अब ऐसा ही अगर मान लो समुद्र में हो जाए तो क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये प्रक्रिया जो है मध्य महासागरीय कटक जैसी विशेषताओं का भी निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक महाद्वीप है, ये एक महाद्वीप है। अब इसके बीच में आपको ये पानी वाला हिस्सा दिख रहा होगा, महासागरीय हिस्सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पे मैग्मा जो है ऊपर आता है। अब मैग्मा यहाँ पे जब ऊपर आता है, ठीक है, यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है पर ये पहाड़ी वाला है, यानी इस पानी के अंदर भी पहाड़ी वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है, तो जब मैग्मा ऊपर आएगा, अब नीचे से मैग्मा आ रहा है तो वो बहुत गर्म है, लेकिन ऊपर आके जो समुद्र के पानी से जब वो टच में आएगा, पानी के टच में आएगा तो वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर वहां पे हार्ड जम जाएगा। हार्ड रूप में जम जाने का मतलब है चट्टान के रूप में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चट्टान बन जाएगी इस तरीके से। तो यह है मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी कि रूपांतरण सीमा। इसमें क्या है भाई, इसकी परिभाषा समझते हैं। इसमें प्लेट जो होती हैं एक दूसरे के बगल से या किनारे से फिसल रही होती हैं। यानी मान लीजिए जैसे एक रोड है, एक रोड में एक गाड़ी ऐसे जा रही है, उसी रोड में दूसरी गाड़ी ऐसे जा रही है, एक दूसरे के बगल से जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई नई परपटी नहीं बनती है, ना ही पुरानी जो परपटी होती है वो नष्ट होती है। ना तो नई बन रही है ना पुरानी नष्ट हो रही है। तो इसका क्या प्रभाव होता है, तो इस प्रकार की गति में आपको मेनली आप देखोगे तो यहाँ पे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ सकते हैं, भूकंप का कारण बन सकती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है, जहां पे प्लेट जो है एक दूसरे के बगल से फिसलती हैं और लगातार यहाँ पे भूकंप पैदा करती हैं, ठीक है। अब प्लेट विवर्तनिक जो है इसका क्या प्रभाव होता है, तो प्लेट की गति के कारण पर्वत, घाटी, महासागरीय बेसिन, ज्वालामुखी और भूकंप का निर्माण होता है। तो ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि प्लेट की गति की वजह से ही भूकंप आ रहे हैं, प्लेट की गति की वजह से ही ज्वालामुखी बनते हैं, प्लेट की गति की वजह से ही पर्वतों का निर्माण होता है, घाटियां बनती है, ठीक है। तो ये पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को भी स्पष्ट करता है कि कहाँ महाद्वीप है कहाँ महासागर है, उसके वितरण को क्लियर करता है। फिर अधिकांश भूकंप और ज्यादातर ज्वालामुखी जो है ये आपको प्लेट सीमाओं के साथ होते हुए दिखेगी। इसके लिए विशेष क्षेत्र है प्रशांत महासागर जो है, इसके चारों ओर रिंग ऑफ फायर एक स्पेशल जोन माना जाता है। ये जो स्पेशल क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं और यहाँ पे ज्वालामुखी भी आपको ज्यादातर फटते हुए दिखते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखोगे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको जापान हो जाएगा, ऊपर रसिया हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कनाडा की तरफ यूएसए, और इस तरीके से ये जो एरिया बनता है, क्षेत्र बनता है, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर भूकंप आते हैं इस एरिया में और यहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर ज्वालामुखी भी आपको एक्टिव दिखेगी, ठीक है। एक बार मैप को दोबारा से देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आप देखोगे न्यूजीलैंड वाले पार्ट से होते हुए आप ऊपर की तरफ आओगे, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ये जापान वाला एरिया, जब तो यहाँ पे आपने देखा होगा जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। फिर ऊपर होते हुए जाता है, यहाँ पे कनाडा वाला एरिया हो जाएगा, यूएसए का के पास से, मैक्सिको के इधर से होते हुए, इस तरीके से ये जो एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये रिंग ऑफ फायर मान लीजिए आप इसको, और ये एक ऐसा संवेदनशील इलाका है या क्षेत्र है जहां पे ज्यादातर भूकंप की घटनाएं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में भूकंप, यानी क्या प्राचीन भारत के जो विद्वान थे वो भूकंपों के बारे में जानते थे, भूकंप के बारे में क्या उनकी कोई स्टडी थी, कुछ उन्होंने निष्कर्ष दिए थे, तो इसको समझते हैं। तो शुरुआती समय में भूकंप को क्या कहा जाता था, भूकंप कहा जाता था। यानी दो शब्द मिल रहे हैं यहाँ पे, भू और कंप। भू का मतलब भूमि होता है, जमीन होता है, और कंप का मतलब कांपना होता है, यानी जब जमीन कांपने लगे, जब जमीन हिलने लगे, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको भूकंप कहते हैं। पृथ्वी का कांपना इसको कहते हैं। तो जो वराह मिहिर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में बृहद संहिता में भूकंप के ऊपर पूरा एक खंड लिखा था, ठीक है।
इसमें इन्होंने कुछ कारण, कुछ संकेतों के बारे में बताया था। यानी भूकंपों को आकाशीय और वायुमंडलीय संकेतों से जोड़कर देखा जाता है, जाना जाता है इनके हिसाब से। तो देखिए, इन्होंने ये महसूस किया कि हवा, बारिश, बादल और जानवरों के व्यवहार और ग्रहों की स्थिति में बदलाव जो है ये कैसे भूकंप के संकेत दे सकते हैं। यानी इनकी मतलब इन चीजों से हम भूकंप के बारे में जान सकते हैं। हालांकि आज के समय में कहा जाता है कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भूकंप कब आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ पता नहीं होता। वो अचानक से आता है, कुछ सेकंडों में ही चला जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने भूकंपों को 4 मौलिक बलों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इन्होंने कहा था कि वायु के कारण अग्नि, इंद्र यानी कि जो बारिश होती है, ठीक है, सॉरी, जो हवा चलती है बहुत तेज, ठीक है, फिर वरुण यानी कि जो वर्षा है, जो पानी है। इस तरीके से इन्होंने इन 4 बलों को इसके लिए जिम्मेदार बताया कि इनकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। प्रत्येक बल जो है विशिष्ट नक्षत्रों और क्षेत्रों से जुड़ा होता है, और ये अवलोकन जो है ब्रह्मांडीय तर्क के साथ मिलाने का प्रारंभिक भारतीय प्रयास को दर्शाता है कि उन्होंने भूकंप के बारे में जो जानकारी दी उसको ब्रह्मांड, ठीक है, जो ब्रह्मांडीय तर्क है उससे जोड़कर कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियाज ओनली मड वॉल्केनो। क्या भारत में भी कोई वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है, या भारत में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, भारत में एक ज्वालामुखी है जो मड यानी कीचड़, इसमें आपको मिट्टी दिखाई दे रही होगी, कीचड़ दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके की ये ज्वालामुखी है, ठीक है। तो कहां पर है ये है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक 12 टांग द्वीप है, वहां पे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। वहां पे आपको देखने को मिलेगी। विशेषता क्या है, ये एक दुर्लभ प्राकृतिक आश्चर्य और अनूठा पर्यटन आकर्षण है। यानी ये बहुत ही दुर्लभ है और यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं देखने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से दूर दूर के क्षेत्र में देखोगे तो आपको सूखा दिखाई दे रहा है, बहुत दूर आपको ये कुछ पहाड़ या फिर कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे एक ऐसा वोल्केनो है, एक ऐसी ज्वालामुखी है जो कीचड़ वगैरह जो है उसमें से निकलता है। तो इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो ये उग्र ज्वालामुखियों के विपरीत, ये उग्र नहीं है, बल्कि यहाँ पे लावा नहीं निकलता, यानी गर्म लावा नहीं निकलता, बल्कि उसकी बजाय कीचड़ के बुलबुले यहाँ पे बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि जो भूमिगत गैस होती है, यानी जो जमीन के नीचे जो गैस है और जो दबाव है, उसकी वजह से कीचड़ जो है वो क्या होता है, ऊपर की ओर उसको धकेलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे पार्ट 2 की, अपक्षय और अपर्दन। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। मैंने आपको बताया था ना, चट्टान जो होती है लंबे समय तक, लाखों वर्ष में कमजोर हो जाती है, उसमें दरार आती है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था कि वो वहां से दूसरी जगह पे जाने लग जाती है, ठीक है, फिर कहीं पे डिपॉजिट होने लग जाती है, आपको याद आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया की। तो अपक्षय और अपर्दन जो है ये भू आकृतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की भू आकृति बनती है। ये लगातार पृथ्वी की सतह को तोड़ते रहते हैं और उसको नया आकार देते रहते हैं। लंबी अवधि में ये मिलकर निम्नलिखित कार्य करते हैं, यानी लंबी अवधि, इसको होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो ये क्या क्या काम करते हैं लंबी अवधि में? देखें तो ये पर्वतों को घिस सकते हैं, पर्वत जो है बड़े, वो घिस कर थोड़े छोटे हो सकते हैं। घाटियों को तराशना, मैदानों का निर्माण करना, गुफाओं, चट्टानों और नदी डेल्टा जैसी विशेषताओं का निर्माण इन्हीं के कारण से होता है, अपर्दन और अपक्षय के कारण, ठीक है। आज हम जो भी विभिन्न प्रकार के भूदृश्य देखते हैं, जैसे कहीं पे आप पहाड़ देखोगे, कहीं मैदान देखोगे, कहीं पे कुछ देखोगे, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको आकार मिला है और इन्हीं कारणों से इसको आकार मिला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपक्षय यानी कि वेदरिंग। इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। अपक्षय का मतलब क्या होता है? अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है, पृथ्वी की जो सतह है, मान लो कोई चट्टान है या कोई पहाड़ है, वो क्या होता है लाखों वर्षों के समय में धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, और वहीं वो चट्टानें जो होती हैं वो टूटने लग जाती हैं, लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है, उसी जगह पे टूट के बिखर जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अपक्षय कहा जाता है। ये क्यों होता है? ये हवा की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से यानी बारिश की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, ठीक है, धूप की वजह से हो सकता है। तो इसके कई कारण होते हैं। अब अपक्षय के प्रकार की बात करते हैं, तो ये भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय, यानी भौतिक गर्मी और ठंडक। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगी, बाद में बहुत ठंडा हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, जल, वायु और हिम के फैलने से चट्टान टूटती है। तो ये भौतिक और यांत्रिक अपक्षय है। दूसरा है रासायनिक यानी केमिकल वाला अपक्षय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वायु, हवा चलना, वर्षा के जल में जो मौजूद रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी बारिश के पानी में जो केमिकल होता है, उसकी क्रिया से क्या होता है, चट्टान अपक्षय होने लग जाता है, यानी चट्टान
खराब होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। नेक्स्ट है जैविक अपक्षय, यानी जीव जंतु और पौधों की क्रिया से चट्टानों का अपक्षय होता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, उसकी जड़ें जो है वो चट्टानों पे जा रही हैं अंदर, तो उसकी वजह से भी क्रैक हो जाता है, टूट सकता है। ठीक है, तो ये जैविक अपक्षय हो जाएगा। अब बात करते हैं अपर्दन। अपक्षय में क्या था, टूट जाती थी चट्टाने, वो अपनी जगह पे रहती थी। अपर्दन में क्या होता था, वो टूटकर हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा वो कहीं दूसरे स्थान पे जाने लग जाता है, तो उसको अपर्दन कहा जाता है। तो अपर्दन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी, चट्टान या फिर अन्य सामग्री पानी, हवा या बर्फ या लहरों से, ठीक है, लहरों के संपर्क में आके घिस जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो इसको अपर्दन कहा जाता है। अपक्षय में क्या होता है, मेन अंतर अपर्दन और अक्षय में, अपक्षय में क्या अंतर है, तो अपक्षय में ये अंतर है, मैं दोनों चीज यहीं लिख देता हूं। इसमें अंतर यह है कि जो चट्टान है वो टूटकर वहीं पे बिखर रही है, वहीं के वहीं है, कहीं जा नहीं रही है। लेकिन अपर्दन में क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग जाती है। ठीक है, यानी कि इनमें मुख्य अगर हम अंतर देखें तो अपर्दन में टूटी हुई सामग्री की गति शामिल होती है। ठीक है, यानी अपर्दन में जो टूटी हुई सामग्री है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ इरोजन है आप यहाँ पे देख सकते हो, अपर्दन कैसे कैसे होता है। नदी के रास्ते में, मान लो नदी के द्वारा कोई चीज है, कोई कंकड़ है वो जा सकता है, या फिर हवा तेज चलने से जो रेत होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, या जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब की वजह से ये होता है। तो ये इसके सारे कारण हो जाते हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, हवा की वजह से मान लो धूल, रेत एक जगह से दूसरी जगह पे जाके टीला बना रही है तो वो हो जाएगा, या पानी यहाँ से बार बार आ रहा है, यहाँ पे चट्टान को, कमजोर जो चट्टान थी उसको अपने साथ बहा के ले जा रहा है, तो ये हो जाएगा। ग्लेशियर की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी इसका कारण इनमें से हो सकता है। अब अपर्दन जो है इसके चार मुख्य प्रकार की बात करते हैं। एक है जल अपर्दन, यानी नदी, वर्षा या फिर महासागरीय तरंगों के कारण होता है। ठीक है, यानी पानी इसका मेन कारण है। ठीक है, पानी के जरिए कोई जो मान लो कोई कंकड़ है, कोई पत्थर है, या मान लीजिए कोई धूल है, मिट्टी है, बालू है, अगर पानी की वजह से जा रहा है तो ये जल अपर्दन हो गया। अगर वो हवा की वजह से यानी वायु की वजह से जा रहा है, जैसे सूखे क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तान वाला एरिया है, रेत उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, टीले बना देती है। ठीक है, तो ये वायु अपर्दन है। फिर हिमनद अपर्दन, यानी आपने देखा होगा ग्लेशियर की वजह से, तो बहती हुई बर्फ की चट्टानों को खुरचती और अपने साथ ले जाती है, तो ये हिमनद अपर्दन हो जाएगा। तटीय अपर्दन, यानी जो जैसे मान लो समुद्र है, यहाँ पे जो तट है, यहाँ पे जो चट्टाने हैं, अगर ये समुद्र की लहरें उसको नुकसान पहुंचा रही हैं तो ये तटीय अपर्दन हो जाएगा। यानी समुद्र की लहरें जो होती है तट के साथ भूमि को अपने साथ घिसती रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपक्षय वर्सेस अपर्दन। तो अपक्षय में क्या होता है, चट्टान जो होती है वो टूट जाती है लेकिन अपनी ही जगह पे रहती है, वो उस पर कोई गति नहीं होती। अपर्दन में क्या होता है, सामग्री टूटती है और टूटने के साथ साथ उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसमें गति भी शामिल होती है, यानी मूवमेंट भी उसमें होती है। अपक्षय में आमतौर पे पहला चरण क्या होता है, अपक्षय में यही होता है, अपक्षय आमतौर पे पहला चरण माना जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले अपक्षय होगा, लाखों साल का समय लगेगा, हजारों लाखों साल लग सकते हैं। कोई चट्टान कमजोर होगी पहले, कमजोर होने के बाद वो क्रैक हो जाएगा, चटक जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। पहला स्टेप ये है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, चट्टान जो होती है उसको वो ढीली हो जाती है, फिर वो जब टूट जाती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, उसका परिवहन हो सकता है। तो दोनों मिलकर ऊंचे क्षेत्रों को नीचा करते हैं और निचले क्षेत्रों को भरकर भू आकृति को आकार देते हैं। अब इसकी वजह से ऊंचा क्षेत्र जो होता है नीचे हो जाता है। क्यों, जैसे मान लो कोई चट्टान है, अब वो चट्टान टूट गई, तो टूट गई तो वो कम हो गई ना, तो ऊंचा क्षेत्र जो था वो नीचा हो गया। अब जो नीचे आके अगर वो कहीं पे डिपॉजिट हो रही है तो वो नीचे क्षेत्र को ऊंचा बना देगी। तो ये चीजें आपको समझना था। अब बात करते हैं अपक्षय के कारण और क्षरण। तो अपक्षय का कारण क्या हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, यानी बहता हुआ जल अपने साथ मिट्टी, चट्टानों को घिसकर बहा ले जाता है, जिससे कि गहरी नालियां और घाटियां जो है वो बनती है। दूसरा होता है वायु के द्वारा। आपको पता है जब तेज हवा चलती है तो मिट्टी वगैरह को, धूल वगैरह को, बालू को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। अब बात करते हैं कि मानव व्यवसाय पर अपरदन का क्या प्रभाव होता है, यानी हमारे ऊपर मानव का जो व्यवसाय है, बिजनेस है, काम है, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, किसान, जैसे किसान लोग जो होते हैं, अगर हम किसानों को देखें तो अपरदन जो है फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक उपजाऊ मिट्टी को हटा देता है, जिससे कि पैदावार कम हो जाती है। अब देखो, जैसे मान लो मिट्टी है, अब मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो है उपजाऊ,
उसमें बहुत अच्छी खेती हो सकती है। लेकिन अब हवा की वजह से वो मिट्टी की ऊपरी परत जो है उड़कर कहीं और चली गई, या बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, नदी की वजह से बाढ़ आ जाए मान लो, वो वहां से कहीं और चली गई, तो ऊपरी परत उपजाऊ परत को हटा देता है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है, अच्छी पैदावार नहीं हो पाती। फिर नदी तटों के पास रहने वाले लोग, यानी जो नदी तट के पास रहते हैं, तो अपरदन जो होता है भूमि, घरों और सड़कों को भी बहा सकता है, क्योंकि अक्सर जो जब कभी बाढ़ आती है या कोई ऐसा बाढ़ के संकेत होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आसपास के जो घर होते हैं उन्हीं को ज्यादा नुकसान होता है। अब निर्माण और खनन, अपरदन जो होता है भूमि को अस्थिर कर देता है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है। समुद्र तट हो गया, या नदी हो गई, या उपजाऊ भूमि हो गई, ये तो नष्ट हो सकती है। अपरदन न केवल पृथ्वी की सतह को आकार देगा, बल्कि सीधे तौर पे मानव श्रम और मानव की आजीविका को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि अपरदन की वजह से मिट्टी एक जगह से धस जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, तो ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं सिंधु सरस्वती जल प्रबंधन। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो थी, इसमें परिष्कृत जल प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाता था। जल को, पानी को अच्छे से मैनेज करने का तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें समतलन किया जाता था, बंद बनाए जाते थे, सीढ़ी नुमा खेती की जाती थी, ठीक है, बांध और नहरें बनाई जाती थी। तो संस्कृत ग्रंथों में अगर हम बात करें, तो इसमें भी वेद जो है, या कृषि पराशर हो गया, या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र हो गया, या वृक्षायुर्देम हो गया, इसमें भी कहीं ना कहीं ये संरक्षण की बातें बताई हुई है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में उर्वरता और उत्पादकता के आधार पे भूमि के मूल्यांकन और वर्गीकरण के विस्तृत दिशा निर्देश शामिल है। तो अर्थशास्त्र में क्या है, उसमें बताया गया है कि जो उर्वरता है और जो उत्पादकता है, उसके आधार पे भूमि का मूल्यांकन किया जा सकता है कि कौन सी भूमि ज्यादा उर्वरक है, कहां से ज्यादा उत्पादन हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भूमि को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये दर्शाता है कि प्राचीन भारत के पास भी उन्नत मिट्टी और जल संरक्षण का ज्ञान था। यानी प्राचीन भारत के समय में देखें तो उनके पास भी ज्ञान था कि कौन सी बेहतरीन मिट्टी हो सकती है, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, ये सारी तकनीक ये लोग जानते थे। अब बात करते हैं कंट्यूरिंग। तो वर्षा का जो पानी होता है वो बहुत तेजी से बहता है, उसको धीमा करने, उसको रोकने या फिर उसको सोखने के लिए पहाड़ी की समोच्च रेखाओं के साथ साथ इसको खोदा जाता है, कंटूरिंग बनाई जाती है। ये मिट्टी के कटाव को रोकेगा और भूजल को पुनर्भरित करने का काम करेगा, यानी उसको रिचार्ज करने का काम करेगा, भूमि में पानी को वापस भेजेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये पहाड़ है, अब ये मान लीजिए पहाड़ है, बारिश आ रही है, अब बारिश का पानी यहाँ पे गिर रहा है, अब ये ढाल है, तो पानी क्या होगा, बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंट्यूरिंग कर दी जाएगी, पानी को रोकने के लिए थोड़ा कुछ गड्ढे खोद के बना दिए जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर देख के तुरंत समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए ये पहाड़ है, अब पहाड़ में अगर ये इन्होंने ये जो कटिंग करी है, अगर ये ना की होती तो पानी सीधा चला जाता, यानी पानी आता बारिश का और यूं बह के चला जाता नीचे, तुरंत ही नीचे पहुंच जाता। लेकिन इन्होंने क्या करा, यहाँ पे खुदाई कर दी, अब पानी आराम से आएगा तो यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, यहाँ रुकेगा, और यहाँ पे अगर इसको रोक भी सकते हैं काफी हद तक, ठीक है। तो ये जो तकनीक है, इससे क्या होता है, पानी को, उसकी स्पीड को धीमा किया जा सकता है, इसको भूमि में पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके ये फायदे होते हैं। तो यहाँ यहाँ पे हमने क्या करा, कंट्यूरिंग को समझा। अब बात करते हैं बंडिंग। तो सतही बहाव को धीमा करने, मिट्टी के कटाव को कम करने, क्योंकि पानी मिट्टी को काट के ले जाता है, तो अगर पानी के बहाव को धीमा करना है, मिट्टी को कटाव को कम करना है, पानी के सोखने तथा मिट्टी की नमी को बढ़ाने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ बनाए गए मिट्टी के जो तटबंध होते हैं, इसको देखेंगे। तो अभी बंडिंग भी आपको आगे दिखाऊंगा मैं। फिर टेरेसिंग की बात करें, तो टेरेसिंग में क्या होता है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पहाड़ी पे जो ढाल होते हैं, वहां पे सीढ़ी नुमा एक श्रृंखला बना दी जाती है, ये भी आपको चित्र में दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप एक बार वापस से देखो, इसको चित्र में देखो, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो कंटूरिंग में क्या होता है भाई, कंटूर करना, यानी कि यहाँ पे ऐसे खुदाई कर दी जाती है, ये एक रेखा बना दी जाती है पूरी अलग अलग तरीके से। तो इसमें क्या होता है, जो पानी बारिश का आएगा तो उसकी गति धीमी हो जाएगी, ये जल को रोकेगी, जल को भूमि में समाएगी, यानी भूमि में जाने देगी। तो पहाड़ी ढलान पे कंटूर रेखाओं के साथ साथ खाइयां खोदी जाती हैं, जिससे वर्षा जल जो होता है उसकी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है, और पानी यहाँ पे रुक जाता है। तो भूमि का कटाव यहाँ पे रुकेगा और पानी जो है भूमि के अंदर जाएगा, यानी जल भराव हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है मेड़बंदी। इसमें क्या करेंगे, कंटूर यहाँ पे एक नाली टाइप की बना देंगे, यानी एक मेड़ बना देंगे।
तो सतही इससे जो पानी आएगा वो धीमा हो जाएगा, जल का रिसाव जो है वो बढ़ेगा और जल जो है जमीन के अंदर जा पाएगा। ठीक है, यानी ये एक नाली टाइप की बना दी, पानी आया यहाँ पे भर गया, अब ये पानी यहीं पे थोड़ी रहेगा, धीरे 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 वो जमीन के अंदर जाएगा। तो कंटूर रेखाओं के साथ साथ मिट्टी की कुछ मेड़ बना दी जाती है, ठीक है, जिससे बहाव धीमा हो जाएगा, मिट्टी का कटाव भी यहाँ पे कम हो जाएगा और मिट्टी के अंदर नमी यानी कि पानी की मात्रा भी बनी रहेगी। ठीक है, तीसरा है सीढ़ी नुमा खेती, यानी जिसको टेरेसिंग कहा जाता है। अब देखो, आपको देखने में लग रहा होगा जैसे ये सीढ़ी बन गई है, ये एक सीढ़ी बन गई है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, खेती की जाती है। तो पानी आएगा तो यहाँ पे खेतों में पानी मिलेगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो ये मिट्टी को काटने से रोकेगा, वरना मिट्टी तो सीधा बह जाएगी पानी के साथ साथ। तो ये होता है पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जल संरक्षण के लिए और अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, मृदा अपरदन को बचाने के लिए ये तकनीक अपनाते हैं। इसके बाद है नागालैंड की जाबो प्रणाली। तो जाबो प्रणाली जो है नागालैंड का एक एकीकृत कृषि दृष्टिकोण है, यानी कि नागालैंड में जो खेती का एक नजरिया है, ये मिट्टी और जल संरक्षण के लिए पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के बांध का उपयोग करता है, यानी मिट्टी को बचा के रखना है पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, पानी को भी बचा के रखना है, इसलिए क्या करता है, ये मिट्टी के बांध का उपयोग करता है। पानी के वेग को कम, क्योंकि पानी जो होता है बहुत तेज होता है, उसके वेग को कम करने के लिए छोटी छोटी धाराओं पर यहाँ पे डैम बना दिए जाते हैं, और ये मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा, पानी की कमी को भी नहीं होने देगा, और ये पानी के प्रवाह को भी धीमा कर देगा, जिससे कि पानी जमीन में वापस चला जाएगा। भारत में स्वदेशी टिकाऊ भूमि और जल प्रबंधन का ये उदाहरण है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पारंपरिक ताके सांग, यानी जो जाबो है, यहाँ पे क्या कृषि प्रणाली है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, संरक्षित वनागम क्षेत्र, यानी समुदाय जो है इसके द्वारा संरक्षित जंगल महत्वपूर्ण जल संग्रह की तरह काम करता है। इन्होंने क्या करा है, पूरा एक जंगल वाला क्षेत्र बना रखा है, जहाँ पे जंगल है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, पानी को संरक्षित करने का काम करेगा। ठीक है, फिर यहां से क्या होगा, पानी आएगा, जल प्रवाह, फिर तालाब, यानी जो पानी है वो तालाब में, ठीक है, बड़े गहरे मिट्टी के जल संरक्षण टैंक में जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा, यानी ये लोग क्या करेंगे, बारिश के पानी को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पशु बाड़े जो हैं वो भी बहाव के प्राकृतिक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी इन पशुओं को यहाँ से पानी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आगे देखते हैं अगला पॉइंट, यानी गाद निसारण तालाब। तो मुख्य जलाशय में जाने से पहले छोटी सरल टंकियां गाद को रोकती है। अब छोटी छोटी इन्होंने टंकियां बना दी हैं, तो उससे जो गाद होगा, जो रेत वगैरह मिट्टी वगैरह आएगा, वो उसी में रुक जाएगा, सीधा बड़े तालाब में नहीं जा पाएगा। फिर पारंपरिक धान की सीढ़ीदार खेती, तो ये क्या करते हैं, ये लोग धान की खेती करते हैं क्योंकि पानी यहाँ पे इनको काफी मिल जाता है। और धान सहित मछली पालन, अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, मछली भी पालन कर सकते हैं, क्योंकि पानी इनके पास है, मछली पानी में ही पाली जाएगी, तो पानी तो है ही इनके पास, तो यहाँ पे मछली भी पाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लाभ क्या है, इसका लाभ यह है कि जो बारिश का पानी है उसका सही मैनेजमेंट हो जाएगा, ये टिकाऊ जल सुरक्षा है, यानी ये खाद्य उत्पादन में भी काम आ जाएगा, धान उगा लो, मछली पाल लो, बत्तख या पशुधन को पाला जा सकता है, मृदा और गाद का संरक्षण किया जा सकता है, जिससे कटाव को रोका जा सकता है, मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहेगी। ठीक है, सामुदायिक सहयोग, यानी लोग सहयोग करके कहीं ना कहीं इस चीज को अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सिस्टम है, इसको हमें समझना था। अब श्रेणीकरण के कारक, तो श्रेणीकरण के कारक वो प्राकृतिक बल हैं जो पृथ्वी की सतह पर सामग्रियों को घिसते ले जाते हैं और जमा करते हैं, और समय के साथ इसे समतल या चिकना करने में मदद करते हैं। श्रेणीकरण के कारक क्या है, प्राकृतिक बल है ये, जो पृथ्वी की सतह की तरफ अगर जाएगा तो अलग अलग सामग्रियों को घिसते हुए ले जाता है। ठीक है, तो अपक्षय के मुख्य कारक देखते हैं। तो बहता हुआ जो जल है, अब बहता हुआ जल अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत कुछ भी ला सकता है, तो बहता जल जो है चट्टान और मिट्टी को काटता है और घाटियां तथा मैदान को बनाता है। फिर हिमनद, हिमनद यानी जो बर्फ है, ये बर्फ टूटती और नीचे गिरती है, तो हिमनद चट्टानों को घिसते हैं, चट्टान जो कि आसपास की उसको घिसेंगे, अपने साथ मलबा ले जाएंगे और एक यू आकार की घाटी बना देंगे। ठीक है, फिर हवा, हवा की वजह से जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पे रेत उड़ के जाएगी और एक टीला बना देगी। समुद्री लहरें, समुद्र की लहर जो होती है वो भी क्या करती है, जो आसपास की चट्टान होती है उसको खोखला करती है, धीरे धीरे उनको घिसती है, काटती है। ठीक है, उसमें गुफा जैसा बना देंगी और उसको पूरा आर पार कर देंगी, तो ये होता है, यानी समुद्री लहर जो है तट को काटेंगी, समुद्र तटों की आकृति को ये बदल देती है। फिर भूमिगत जल, यानी जो भूमि के अंदर का जो जल है, भूमिगत जल जो है चट्टानों और चूना पत्थर को घोलता है, गुफाओं तथा धसाव का निर्माण करता है।
अब बात करेंगे भू आकृति। जो भू आकृति होती है वो मानव इतिहास को कैसे आकार देती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों की। देखो, जो नदी होती है ना, नदी से क्या फायदा होता है? नदी से पानी मिलता है। अब जब नदी से पानी मिलता है तो आसपास क्या होते हैं? शहर बसते हैं। ठीक है, नदी के किनारे में, नदी के आसपास शहर बसते हैं। और नदी के आसपास की जो भूमि होती है वो कैसी होती है? उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, उपजाऊ भूमि के होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? खेती हो पाती है। यानी जो कृषि समाज होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, वो यहाँ पे आसानी से खेती कर पाते हैं। और जो शुरुआती शहर है उनका उदय भी किसी ना किसी नदी के किनारे हुआ है। अब दूसरा है पर्वत। पर्वत की अगर हम बात करें तो पर्वत जो है वो बाधाओं और संरक्षकों दोनों के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हिमालय है, हिमालय ने क्या करा? हिमालय ने भारत की रक्षा की। यानी हिमालय इतने बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ से जो आक्रमणकारी होते थे उनको रोकते थे। यानी हिमालय ने कहीं ना कहीं हमारी रक्षा की है। और इसी का दूसरा रूप भी देखें कि वहां पे कुछ दर्रे भी हैं, खासकर खैबर दर्रे की अगर हम बात करें तो खैबर दर्रे जैसे दर्रों की बात करें तो इसके माध्यम से क्या हुआ है? सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ है। ठीक है, यानी कि लोग उस रास्ते से आए गए हैं तो कल्चर शेयर हुआ है, संस्कृति हमारी शेयर हुई है, उन्होंने हमारे बारे में जाना, हमने उनके बारे में जाना, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ है। अब रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान जैसे कि थार है, थार ने क्या करा? बस्तियों को सीमित कर दिया। क्योंकि देखो, रेगिस्तानी इलाके में जीवन बहुत कठिन होता है, इसलिए वहां पे आपको जनसंख्या बहुत कम दिखेगी। ठीक है, दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं उसने क्या करा? बस्तियों को सीमित कर दिया। तट की बात करें या फिर बंदरगाह की बात करें तो इनकी वजह से व्यापार बढ़ता है, यात्रा हो पाती है, सांस्कृतिक संपर्क हो सकता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों को भी फलने फूलने में मदद मिली। क्योंकि देखो, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ आते हो तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखोगे हर तरफ समुद्र है। तो समुद्र होने की वजह से यहाँ पे क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह होने की वजह से क्या हुआ? व्यापार आसानी से हो पाया, व्यापार हो पाया, यात्राएं हो पाई। ठीक है, सांस्कृतिक संपर्क बढ़े। तो ये दक्षिण भारत को भी फलने फूलने में इसने काफी मदद करी। तो हर तरह की जो भू आकृति होती है उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान हो सकते हैं। एंड में आपको बताना है कि युद्ध, बस्तियां, व्यापार, सांस्कृतिक विकास सभी भूमि आकृति या भूमि की जो भौतिक विशेषता है इससे गहराई से प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी जो भू आकृति होती है और भूमि की जो भौतिक विशेषता होती है उससे ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे बस्तियां हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बहते जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। यानी जब बहता हुआ जल जाता है, पानी जाता है, तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम नदी के मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें वाटरफॉल यानी जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे, झरने के बारे में पढ़ेंगे, विसर्प और डेल्टा, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहता पानी। तो बहता पानी, नदियां जो है जमीन को कैसे आकार देती हैं? यानी जो बहता हुआ पानी है जिसको हम नदी कह रहे हैं वो कैसे जमीन को आकार देती हैं, इसको समझते हैं। तो नदियां जो होती हैं तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से जमीन को अलग अलग प्रकार के आकार देती हैं। तो अपर्दन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, परिवहन भी हमने पढ़ा है और निक्षेपण भी पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा था कि अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, पहले चीजें टूटती हैं, फिर अपर्दन होता है यानी वो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, और फिर निक्षेपण होता है यानी कि वो चीज डिपॉजिट हो जाती है, एक जगह पे जमा हो जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? पढ़ेंगे सबसे पहले ऊपरी मार्ग, फिर बात करेंगे मध्यम मार्ग और फिर निचले मार्ग की। जो ऊपरी मार्ग होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत तेज ढलान होती है, तेज अपर्दनात्मक बल लगता है और वी आकार की घाटियां बनती है, झरने बनते हैं, रैपिड्स बनते हैं। तो जैसे कि आप एक बार समझिए, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, आपको चित्र से समझ में आएगा। देखो, नदी जब यहाँ पे होती है तो यहाँ पे क्या होती है? बहुत तेजी से आती है और यहाँ पे तेजी से गिरती है। यहाँ पे बहुत स्पीड होती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से आगे बढ़ती है यानी मैदानी इलाके में जाती है तो नदी क्या होने लग जाती है? धीमी होने लग जाती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें बनेंगी, यहाँ पे क्या बनेगा? जलप्रपात बनेगा। तो यही हमको समझना था, ये अपर था, अपर हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए, ऊपरी मार्ग यानी जो अपर कोर्स है, यहाँ पे बहुत तेज ढलान होती है। हमने क्या देखा? झरना देखा, जैसे यहाँ से नदी आ रही थी और झरने से नीचे गिर गई। यानी यहाँ पे बहुत तेज ढलान होती है। जहां पे तेज ढलान होगी तो जो चीजें हैं, पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, वो ज्यादा तेजी से वहां से घुल घुल कर, कट कट कर वहां से जाएंगे। तो वी आकार की घाटियां बन जाती है ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पे झरने बन जाते हैं। ठीक है, रैपिड्स बन जाते हैं जिसमें बहुत तेज पानी आपको देखने को मिलता है। फिर मध्यम मार्ग की बात करें तो जब नदी नीचे की तरफ जाती है यानी मैदानी मार्ग में जाती है तो उसकी स्पीड पहले से क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। तो नदी की ऊर्जा यहाँ पे कम हो जाती है और यहाँ पे विसर्प बनाना शुरू कर देती है, यहाँ पे गोखुर झीलें बन जाती है।
और बाढ़ के मैदान बनाती है। ठीक है, अब ये विसर्प क्या होता है, आपने देखा होगा नदी जो होती है कुछ इस तरीके से सांप की तरह जाती है। ठीक है, यानी नदी जो है कुछ ऐसे ऐसे करके जाती है, तो ये विसर्प होता है। ठीक है, और गोखुर झील, इन सब चीजों को आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं निचले मार्ग पे। जब नदी और ज्यादा निचले मार्ग पे आ जाती है, जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये झरना है, यहाँ से क्या है, झरना गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, तो ये है पहला मार्ग यानी ऊपरी मार्ग। यहाँ पे अपर्दन भी तेज होगा और पानी की स्पीड जो होगी वो भी बहुत तेज होगी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे नदी आएगी मैदानी इलाके में। जब नदी मैदानी इलाके में आएगी तो ऐसे ऐसे घूमेगी और यहाँ पे पानी की स्पीड यहाँ के मुकाबले तो थोड़ी कम हो जाएगी। और फिर जब वो और नीचे चली जाएगी, ठीक है, जहां पे वो समुद्र से मिलने वाली होगी, वहां पे उसकी स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि स्पीड बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। तो ये तीन हिस्सों में हम इसको बांट के देखते हैं। निचले मार्ग में देखें तो नदी जो होती है और ज्यादा धीमी हो जाती है और यहाँ पे क्या हो, सेडिमेंट जमा करने लग जाती है, अपने साथ लाई हुई चीजों को जमा करती है, जिसके कारण वहां पे डेल्टा बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको जरूर याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले ऊपरी, यानी जब नदी ऊपर से आती है झरने वाले हिस्से पे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप देखोगे वी आकार की घाटी बनती है, वहां पे झरने बन जाते हैं। फिर जब मध्य में जाती है, यानी कि जब पहाड़ी मार्ग से नीचे उतरती है नदी, मैदानी मार्ग में जाती है, तो वहां पे विसर्प बनता है, यानी कि सांप की आकृति ले लेती है नदी। ठीक है, गोखुर झील बन जाती है, यानी गाय के जो खुर होते हैं उसके जैसी झील बन जाती है। फिर निचले हिस्से में आए तो यहाँ पे डेल्टा बन जाता है। और ये भू आकृतियां जो होती हैं, ये कृषि के लिए, बस्तियों के बसने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा, आसान है। आगे मैं आपको बहुत ज्यादा आसान भाषा में इसको समझाने वाला हूं। अब यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर से बहता हुआ पानी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, शुरू में पानी बहुत ज्यादा तेज होगा, लेकिन जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा, मैदानी इलाके में आएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आप एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए एक बार। रैपिड पे कैसा होता है, पानी बहुत तेज होता है। ठीक है, फिर एक टाइम पे बहुत स्लो हो जाता है, फिर वहां पे डेल्टा बनता है। तो इन सब चीजों को आगे हम समझने वाले हैं, तो अब एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाटरफॉल की। वाटरफॉल आपने देखा होगा, जिसको जलप्रपात या फिर झरना बोलते हैं। तो यहां से क्या होता है, पानी बहुत तेज स्पीड में आता है। आपने कभी, मतलब आपने कभी रियल में झरना देखा है तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप झरने में गए हो तो आप मुझे बताओ। आपने अगर रियल में झरना देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पानी की स्पीड कितनी तेज होती है। अगर कोई नीचे खड़ा भी हो जाए तो उसको चोट लगेगी, हो सकता है बह जाए वो उसके साथ। ठीक है, अगर वो आगे बहुत तेजी से जा रहा है पानी तो ये होता है। तो एक झरना क्या है, एक ऐसी भू आकृति है जहां पे एक नदी जो होती है किसी खड़ी चट्टान या लंबवत ढलान से, यानी खड़ी चट्टान कह लो या बिल्कुल लंबवत ढलान कह लो, यहां से नदी बह रही है। नदियों का जो ऊपरी मार्ग इसी से बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कठोर चट्टानें होती हैं और जिसमें जो अपर्दन यानी अपने आप को कट के ले जाने का विरोध करती हैं। ठीक है, प्रतिरोध करती हैं। जबकि जो नीचे की चट्टान होती है वो नरम होती है और पानी के गिरने से क्या हो जाता है, घिस जाती है। ठीक है, उसमें ढलान बनने लग जाती है। ऊपर की चट्टान कठोर होती है, नीचे की चट्टान नरम होती है। ऊपर उतना ज्यादा अपर्दन नहीं होता जितना नीचे होता है, नीचे गड्ढे से बन जाते हैं, उसको भी आगे हम देखेंगे। अब झरनों का इंसानों के लिए क्या महत्व है, तो जहां पे झरने होते हैं लोग वहां पे जाते हैं घूमने के लिए, यानी ये पर्यटन को आकर्षित करते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था उसको फायदा मिलता है क्योंकि लोग घूमने आते हैं, वहां पे तरह तरह की चीजों को खरीदेंगे। ठीक है, वहां पे लोगों को एक तरीके का रोजगार मिलेगा। तो इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब पानी देखो ऊपर से गिर रहा है बहुत तेजी से, मान लीजिए ये झरना है। ठीक है, ये क्या है, झरना है और झरने से पानी गिर रहा है तेजी से, तो जहां पे पानी गिर रहा होता है यहाँ पे टरबाइन लगाई जा सकती है। अब टरबाइन जो है तेज पानी की वजह से घूमेगी, अब ये टरबाइन घूमेगी तो उसको जनरेटर से कनेक्ट करके वहां पे बिजली भी बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि बिजली के लिए गिरते पानी की ताकत का उपयोग किया जा सकता है। यानी जो गिरता हुआ पानी है उसकी ताकत का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी यहाँ पे किया जा सकता है। मनोरंजन तो ये प्रदान करता ही है, लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं, फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, रील बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, अक्सर इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। अब एक एक करके जो चीजें हमने पढ़ी है बस इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही हार्ड हार्ड चट्टान होती है, इसके ऊपर से नदी बह रही है, फिर यहाँ पे ढलान बन गई। ठीक है, यहाँ से पानी गिरेगा, इसको हम झरना बोलेंगे या फिर जल प्रपात बोलेंगे। तो झरने के नीचे वाली जो मिट्टी है ये नरम होती है, ये धीरे धीरे पानी की वजह से कटने लग जाती है। ठीक है, अब जहां पे पानी गिर रहा है वहां पे एक गड्ढा बन जाता है, क्योंकि पानी बहुत तेजी से गिर रहा है तो गड्ढा बन जाता है। फिर यहाँ से पानी चलता है तो यहाँ पे स्पीड होती है बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है स्पीड होने लग जाती है कम।
और जब वो समुद्र में जाके कहीं नदी मिलती है तो पानी की स्पीड और ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं, तो इसी को यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखो, नदी जो है स्थल सतह पे बहती है और ढलान की ओर आगे बढ़ती है। आप देख रहे हो ढलान की ओर आगे बढ़ रही है। फिर क्या होता है, कठोर चट्टान, यानी यहाँ पे ऊपरी सतह आप जो देख रहे हो ये कठोर चट्टान होती है। फिर आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो नरम दिखेगा, यानी यहाँ पे नरम चट्टान होती है। ठीक है, जो धीरे धीरे पानी की वजह से घुलने लग जाती है, कटने लग जाती है। फिर यहाँ पे पलंज पूल, यानी यहाँ पे जहाँ पे पानी गिरता है यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है जिसको पलंज पूल कहा गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर इसके बाद है नदी का प्रवाह, फिर वहां से नदी आगे की ओर बढ़ती है और जैसे जैसे वो मैदानी इलाके में जाती है उसकी स्पीड कम होने लग जाती है। तो नदी स्थल सतह पर बहती है और ढलान की ओर आगे बढ़ने लग जाती है। कठोर चट्टान होती है शुरू में, ठीक है, फिर उसके बाद जहां गिरती है वहां पे नरम चट्टाने होती है, वहां पे प्लंज पूल बन जाता है और फिर इस तरीके से नदी का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये जलप्रपात यानी वाटरफॉल पूरा इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं विसर्प। जैसे ही नदी आगे की ओर बढ़ती है, जलप्रपात यानी वाटरफॉल से निकलती है, तो वहां पे विसर्प बनता है। विसर्प क्या होता है, यानी जब नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाके में आती है तो वो सीधी बहने की बजाय सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी लहरदार हो जाती है। यानी मान लो यहां से नदी आई, ठीक है, अब आगे जो बढ़ रही है फिर वो इस तरीके से होने लगी, नदी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो यानी सांप की तरह हो गई, सर्प की तरह हो गई। तो इसको क्या कहा गया, विसर्प कहा गया। ठीक है, यानी ये सांप की तरह लहरदार हो जाती है तो ये विसर्प कहलाता है। नदी के इस बड़े घुमाव या मोड़ को ही विसर्प हम लोग बोलते हैं। आप यहाँ पे देखो, जैसे ये नदी आ रही है कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंसानों के लिए इसका क्या महत्व होता है भाई, विसर्प के कुछ फायदे हैं या नहीं है, या फिर नुकसान है तो क्या नुकसान है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो विसर्प के मनुष्य के लिए क्या फायदे हो सकते हैं, क्या महत्व हो सकता है, इसको समझते हैं। तो खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, यानी नदी के जो मोड़ होते हैं उस पर जमा होने वाली जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। ठीक है, यानी नदी जो अपने साथ कुछ मिट्टी या गाद लेकर आती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है। तो किसानों के लिए क्या है, इससे फायदा है। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो किसानों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। फिर रहने के लिए सुरक्षित ढलान, यानी विसर्प के पास हल्के ढलान होते हैं, यहाँ पे बाढ़ का खतरा थोड़ा कम होता है, इसलिए यहाँ पे गांव और शहर जो है आसानी से बसाए जा सकते हैं। यहाँ पे गांव बस जाते हैं, शहर बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढलान हल्की होती है और यहाँ पे पानी जो होता है वो एक तरीके से बाढ़ का खतरा यहाँ पे थोड़ा कम होता है। फिर पानी और मनोरंजन, यानी नदी के इन सुंदर मोड़ों का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है, खेतों की सिंचाई के लिए पानी का यूज किया जाता है और टूरिज्म यानी घूमने फिरने के लिए भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि लोग नदियों के आसपास घूमने के लिए जाते हैं, नदियों में नहाने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विसर्प की। तो नदी कुछ इस तरीके से आती है, ये सांप की तरह हो गई है तो इसको हम विसर्प कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलग से ये झील सी बन गई है इसको अर्ध चंद्राकार झील बोल रहे हैं, क्योंकि ये आधे चांद की तरह लग रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो विसर्प की बाहरी तट जो होता है, यहाँ पे जल का वेग जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है बाहरी तटों पे, और अर्धचंद्राकार झील जो है ये कटाव होकर नदी से थोड़ा सा अलग बन जाती है। तो यही बातें हमको यहाँ पे समझना था। ये एक रियल इमेज है किसी नदी की, आप देख सकते हो इस तरीके से होता है। आसपास जो होता है यहाँ का जो भूमि होगी वो ज्यादा उपजाऊ होगी, तो यहाँ पे खेती की जा सकती है, यहाँ पे रहने के लिए घर भी बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डेल्टा। जब नदी और आगे जाती है, ठीक है, शुरू में उसने क्या बनाया, वाटरफॉल यानी जलप्रपात बनाया। जलप्रपात के बाद आगे मैदानी इलाके में गई तो उसने विसर्प बनाया, अर्धचंद्राकार झीलें बनाई। ठीक है, अब और आगे गई, यानी जब कोई नदी किसी समुद्र में जाके मिले या किसी अन्य झील में जाके मिले तो वहां पे वो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे स्पीड जो होती है नदी की सबसे ज्यादा कम हो जाती है, यानी सबसे कम स्पीड होती है। तो नदी के मुहाने पर मिट्टी और गाद इसका जमाव होने लगता है, तो इसके जमाव से बनने वाली जो भूमि होती है उसको डेल्टा कहा जाता है। जैसे मान लो ये कोई नदी है, ये आके समुद्र से मिल रही है, तो अब यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। अब ये अपने साथ क्या चीजें लेके आई है, कुछ सेडिमेंट लेके आई है, कुछ चीजें लेकर आई है, गाद लेकर आई है, जिसको यहाँ पे जमा देती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी आकृतियां बन जाती है, त्रिकोण टाइप की आकृति बन जाती है कई जगह पे, इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है, यानी यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कहां पे बनता है भाई, जब कोई नदी बहते हुए किसी समुद्र में या किसी महासागर में या किसी झील में आकर मिल जाती है तो उस जगह पे जो मुहाना होता है जहां पे वो एंट्री ले रही होती है वहां पे वो डेल्टा बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है, नदी अपने साथ खूब सारी मिट्टी लेकर आती है, कंकड़ लेकर आती है, पत्थर लेके आती है छोटे छोटे, और इसी को बहा कर लाती है और यहाँ पे जाके डिपोजिट करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाती है तो
यहाँ पे मलबा जमा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मलबा जमा हो गया है तो नदी जो है यहाँ से निकल रही है, फिर नदी यहाँ से निकल रही है। नदी क्या है, कई जगह पे कट गई है, और जो बीच में ये क्षेत्र बन गया है, ये गाद जो जमा हो गई है, इसको हम डेल्टा कहेंगे। अब आकार की बात करें तो समय के साथ जमा हुआ जो मलबा है ये एक त्रिकोण आकार लेने लग जाता है, ठीक है। और त्रिकोण आकार यानी पंखे के आकार जैसा ये बन चुका होता है। मिट्टी और फसलें, यहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि नदी इसको बहुत दूर से ला रही होती है, और ये जलोढ़ मिट्टी होती है। इसलिए यहाँ पे धान की खेती यानी चावल की खेती की जा सकती है, जूट की खेती की जा सकती है, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा लगती है। अब पानी यहाँ पे है, भूमि उपजाऊ है, तो यहाँ पे ये खेती की जा सकती है। अब इंसानों को डेल्टा से क्या फायदा हो सकता है, तो देखिए मछली पालन यानी मीठे पानी और खारे पानी जहां पे ये मिलते हैं, तो यहाँ पे कई प्रकार की मछलियों की प्रजातियों को पाला जा सकता है, यानी मछली पालन हो सकता है। फिर खेती और बसावट, उपजाऊ मिट्टी होने से खेती अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है तो खेती अच्छी होगी, और लोग भी यहाँ पे बड़ी संख्या में बसेंगे। व्यापार यानी नदियों के कारण नाव और जहाज से जहाज यहाँ पे आने जाने का रास्ता होता है नदियों के मार्ग से, तो यहाँ पे व्यापार हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ जोखिम भी हो सकता है, यानी ये जो निचला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बाढ़ आने का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है, यानी बाढ़ आने का रिस्क रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब डेल्टा देखो आप कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये नदी थी, यहाँ पे आके कई हिस्सों में टूट रही है, और ये जो गाद जमा कर दिया ये क्या है, ये एक तरीके से डेल्टा बन जाती है, ठीक है। जब नदी अलग अलग हिस्सों से जा रही है तो वो वितरिकाएं कहलाती हैं। तो नदी भूमि से जल और मिट्टी को अवसाद जो होता है उसको अपने साथ लेकर नीचे की ओर बहती है। वितरिकाएं यानी मुहाने पे जब नदी आती है तो यहाँ पे छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, इस तरीके से बढ़ जाती है। द्वीप बालू टीले यानी वितरिकाओं के बीच में आपको नदी द्वारा जमाई गई मिट्टी और गाद जो है, यहाँ पे बालू के टीले भी देखने को मिलेंगे। देखो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बालू के टीले भी बन जाते हैं, और यहाँ पे कुछ घास वगैरह या अन्य चीजें भी उग जाती है। समुद्र यानी अंत में जल और अवसाद जो है समुद्र में मिल जाते हैं, जिससे कि डेल्टा का निर्माण हो जाता है, और ये एक आकार ले लेता है, खासकर त्रिकोण आकार, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की। यहाँ पे हम देखेंगे तरंगों और धाराओं के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, यानी जो तरंग होती हैं, जो धाराएं होती है, उससे क्या जो स्थल आकृति बनती है उसको देखेंगे। इसमें हम समुद्र तट यानी बीच को देखेंगे, फिर हम तटीय अपर्दन को देखने वाले हैं, और चट्टान, गुफाएं, मेहराब, स्तंभ, इन सब चीजों को देखने वाले हैं। देखिए वेव्स एंड करंट्स, तरंगे और धाराएं। तरंगे और धाराएं जो होती हैं लगातार महासागरीय सतह पर गति करती हैं, ठीक है। जो तरंगे होती हैं, जो धाराएं होती हैं, वो क्या करती है, लगातार जो महासागरीय सतह है यहाँ पे गति करती है। आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में, वहां पे तरंग और धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। वे तटीय क्षेत्रों में काम करती हैं, और तटीय क्षेत्रों के साथ भूमि को फिर से आकार देती हैं। तो तट वाले क्षेत्र में ये धाराएं आती हैं, फिर वहां से वापस जाती हैं। और इसको देखते हैं तरंगों और धाराओं की क्रिया के द्वारा बनने वाली भू आकृति कौन कौन सी होती है। तो यहाँ से बनता है समुद्री तट यानी बीच बनता है, रेत के टीले बन जाते हैं, समुद्री चट्टाने, समुद्री गुफाएं, मेहराब और स्टैक्स, ये सारी आकृतियां यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो ये भूमियां जो होती हैं, ये भू आकृतियां जो होती हैं, तरंगों की क्रिया, ज्वार भाटा और धाराओं के द्वारा आकार लेती है। अब ज्वार भाटा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पानी आता है, बीच पे चढ़ता है, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर चलता है, ठीक है, ये ज्वार भाटा होता है। तो इनकी वजह से कुछ आकृतियां बनती है जो कि आपके सामने है। अब इसको क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र तट यानी कि बीच। तो समुद्र तट जो है, ये समुद्र, महासागर या फिर झील के किनारे रेत का, कंकड़ का या चट्टानों से बना हुआ तट होता है, ठीक है। ये ऐसी भू आकृति होती है जो तरंगों के द्वारा तलछट के निक्षेपण से बनती है। यहाँ पे क्या होता है, तरंगे अपने साथ आती हैं, कुछ मिट्टी बालू वगैरह कुछ ना कुछ लेकर आती है, तो इससे क्या बन जाता है, एक बीच बन जाता है। समुद्र तटों का आकार जो होता है वो लगातार तरंगों की क्रिया और ज्वार भाटे और धाराओं के द्वारा क्या है, हमेशा बनता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होता रहता है। फिर इंसानों के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, इंसानों के लिए तो देखो यहाँ पे लोग आराम करने आते हैं। आपने देखा होगा ना स्विमिंग करते हैं कुछ लोग वहां पे, कुछ लोग दो कपड़ों में, आपने देखा होगा वहां पे, खासकर वीडियो में देखा होगा वहां पे महिलाएं दो कपड़ों में आपको दिख जाती हैं आराम करते हुए। तो यहाँ पे आराम करते हैं लोग, तैराकी करते हैं, और मनोरंजन के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल यानी कि मनोरंजन के लिए भी ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि भाई जब बीच होगा वहां पे लोग आएंगे, तो वहां पे विभिन्न प्रकार की दुकानें होंगी, खाने पीने की चीजें होंगी, कपड़े वगैरह,
ठीक है, कुछ ना कुछ मार्केट बनेगी जिससे कि लोगों को वहां पे रोजगार मिल पाएगा। फिर मछली पकड़ने के लिए क्षेत्र भी मिल जाता है। कुछ समुदाय जो होते हैं वो रेत और सीपियां भी यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। तेज लहरों और तटीय अपरदन के खिलाफ प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते बस्तियों की रक्षा करते हैं। तो तेज लहर और जो तट में जो अपरदन होता है, इसके खिलाफ प्राकृतिक अवरोध, नेचुरल जो बैरियर्स होते हैं, ठीक है, इसके रूप में, नेचुरल बैरियर्स के रूप में भी काम करते हैं और बस्तियों की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं समुद्र तट और उसकी कुछ विशेषताएं। तो ये समुद्र है, यहाँ पे ये खाड़ी बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये रेतीला हिस्सा दिख रहा है। तो इस तरीके से ये होता है। समुद्र तट यानी ये समुद्र के किनारे जो रेतीली और जो कंकड़ वाली भूमि होती है, ये बीच है। खाड़ी ये समुद्र का वो चौड़ा हिस्सा होता है जो भूमि के अंदर की ओर जाता है, ठीक है, यानी समुद्र का चौड़ा हिस्सा जो भूमि के अंदर की ओर जा रहा है। यहाँ पे समुद्र आप जानते ही हो कि खारे पानी का विशाल सागर होता है। और अगर भूमि की बात करें तो ये भूमि का वह ऊंचा भाग होता है जो समुद्र की ओर निकला हुआ होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे अग्र भूमि, ये भूमि का वो भाग है जो समुद्र की ओर आपको निकला हुआ दिख रहा है। इसके बाद रेतीला बार, जहां पे आपको कुछ रेत वगैरह दिखते हैं, यानी यहाँ पे रेत की बनी हुई एक लंबी सी पट्टी होती है जो खाड़ी के मुहाने पर लहरों के द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ पे लहरों के द्वारा ये रेतीली पट्टी बनी है। मुक्त छोर, ठीक है, मुक्त छोर, ये जो है ये मुक्त छोर, यानी कि ये रेतीली बार का समुद्र की ओर खुला हुआ एक छोर होता है। और लास्ट में नदी, ये पानी की प्राकृतिक प्रवाह होता है जो समुद्र में आके नदी जो होती है मिल जाती है। तो ये चीजें हमने पहले भी समझ ली है, तो ज्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है, इतना आप समझ जाओगे तो बहुत हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो तटीय अपरदन है, इसकी भू आकृतियों के बारे में बात करते हैं। तटीय अपरदन तब होता है जब तरंगे आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं, ज्वार भाटे और धाराएं जो होती है वो तट के साथ की भूमि को घिसकर क्या करती है, हटा देती है। मान लो यहाँ पे समुद्र आ रहा है, ये लहरें यहाँ तक आ रही है, तो आसपास की जो भूमि है उसको वो घिसकर क्या करती है, हटा देती है। क्लिफ, जब तरंगे तट के आधार को काट देती हैं तो वहां पे खड़ी चट्टानें बन जाती है, उसको क्लिफ कहा जाता है। आगे मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, पिक्चर में आप सारी चीजें देखोगे। अब एक बार वापिस से चलते हैं, सीधा हम इस पे चलते हैं। यहाँ पे देखो समुद्र का पानी आ रहा है, साथ में जो चट्टाने हैं उसको क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, वहां पे गुफाएं बन रही है, आर्क बन रही है, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब वो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको पिक्चर के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हैंडलेड, ठीक है, आपको ये जो दिख रहा है ये समुद्र है। तो ये समुद्र की ओर निकला हुआ ऊंचा चट्टानी भूभाग है, यानी समुद्र की ओर निकला हुआ एक ऊंचा सा चट्टानी भूभाग है। फिर समुद्री मेहराब, ठीक है, समुद्री मेहराब। तो ये देखोगे आप यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ से पानी आता जाता होगा, तो यहाँ पे एक मेहराब यानी एक डिजाइन सी बन चुकी है। तो लहरों के अपरदन से क्या होता है, हैंडलैंड जो होता है इसमें सुरंग हो जाती है, यानी एक छेद हो जाता है, इस तरीके का छेद हो जाता है, ठीक है, जिससे मेहराब बन जाता है। फिर समुद्री स्तंभ, आप यहाँ पे देखोगे एक खंबे की तरह बन गया है। तो ये चट्टान जो है कट कट के खंबे की तरह बच गई है, यानी जब मेहराब की छत जो होती है वो गिर जाती है तो उसके बाद जो बचा हुआ ऊंचा हिस्सा हो जाता है, खंबा जो होता है, इसी को हम स्तंभ या फिर स्टैक बोलते हैं, ठीक है। फिर उच्च ज्वार स्तर, यानी जब ज्वार जो होता है ऊंचा होता है तब समुद्र का जल जो होता है जल स्तर यहाँ तक पहुंच जाता है। जब समुद्र की जो लहरें होती हैं बहुत ऊंची होती है तो यहाँ तक पानी पहुंच जाता है। और निम्न ज्वार, यानी जब ज्वार सबसे नीचा होता है तब समुद्र का जल जो है, जल स्तर जो है वो यहाँ तक, यहीं तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार वापस से पिक्चर दिखाता हूँ, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो इस वीडियो में एक बार आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए एक बार, किस तरीके से वहां गुफाएं बनती है, वहां पे मेहराब बनता है, किस तरीके से चट्टाने जो है पानी की वजह से टूटती हैं, कैसे यहाँ पे ये स्तंभ बन जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मेहराब दिख रहा है, सुरंग बन गई है। तो ये सारी चीजें ही हमको यहाँ पे समझनी थी। अब बात करते हैं तटीय अपरदन की भू आकृतियां। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लिफ। अब क्लिफ क्या है, ये खड़ी चट्टाने जो आप देख रहे हो ये क्लिफ है, ठीक है, यानी ये जो खड़ी चट्टाने हैं ये सारी क्लिफ है। जब तरंगे तट के आधार को काट देती हैं तो ये खड़ी चट्टाने बनती है, यानी यहाँ का आधार कट चुका है लेकिन ये खड़ी चट्टाने बच गई है। फिर दूसरा क्या है, वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी वेव कट, यानी यहाँ पे देखोगे तो ये समतल भूमि आपको दिख रही है, ये लहरों से कट कट के ऐसे हो गई है। फिर गुफाएं, कई बार क्या होता है, ये जो चट्टाने हैं यहाँ पे एक गोल सा छेद बन जाता है, सुरंग बन जाती है, गुफा बन जाती है। फिर ये कई बार इसमें आर पार भी दिखने लग जाता है, पूरी तरीके से हट जाता है, तो उसको मेहराब बोलते हैं। और जो ये खंबे होते हैं स्टैक बोलते हैं। तो ये चीजें हमने इससे पहले वाली इमेज में भी देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं समुद्री चट्टान और तटीय समतल प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी हम देख चुके हैं।
अब बात करेंगे अगले भाग की। इसमें हम क्या देखेंगे, हिमनद यानी जो ग्लेशियर होते हैं उनके द्वारा बनाई गई जो स्थल आकृतियां होती है उसको देखेंगे, यू आकार की घाटियों को देखेंगे, फिर जो सर्क होते हैं, रेट होते हैं, फ्योर्ड होता है, मोरेन्स होते हैं, ठीक है, यानी हिमनद जो है, इन सब के बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेट, यानी जब दो तरफ से हिमनद, हिमनद क्या है, यानी कि जो बर्फ है, बर्फ की जो चट्टान है इसको काटते हैं, यानी जब दो तरफ से हिमनद चट्टानों को काटने लग जाते हैं, ठीक है, मान लो कोई पहाड़ है उस पर बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर जमा हुआ है, अब जब वो आ रहा है तो वो दोनों तरफ से चट्टानों को काट रहा है, तो बीच में क्या होता है, पतली और नुकीली जो पहाड़ी है, पहाड़ी धार ये बच जाती है, इसी को अरीट कहते हैं। जैसे कि ये चाकू की धार या फिर घर पे कोई नुकीली छत होती है, इस तरीके का ये बच जाता है। तर्क एक बार मैं आपको इसमें पिक्चर में दिखाता हूं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये इस तरीके से नुकीला चाकू की धार की तरह बच गया है, इसको अरेट कहा जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्फ थी, बर्फ यहाँ से नीचे आई होगी और इन चट्टानों को घिस दिया होगा इसने। फिर दूसरे नंबर पे आता है सर्क, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ढाल बनती जा रही है, यानी कि पर्वत की ढाल बना देता है, कटोरे जैसा एक मतलब हिस्सा बना देता है, और जो कि हिमानी अपर्दन से बनता है, यानी जो बर्फ है, बर्फ के अपर्दन के कारण, बर्फ के घिसने के कारण होता है। फिर पास यानी कि दर्रा, आप जानते हो यहां से आया जाया जा सकता है, ठीक है, एक क्षेत्र बन जाता है। तो पास यानी दो पर्वत या धाराओं के बीच में जो नीचा हिस्सा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्क, जब हिमनद की शुरुआत होती है तो वहां पे बर्फ की चट्टान जो होती है उसको काटकर एक कटोरे जैसी गहरी जगह बना देती है, तो इसी को सर्क कहते हैं, जो कि हम इमेज में देख चुके हैं। दर्रा क्या होता है, दर्रा पहाड़ों के बीच में नीचा और संकरा रास्ता होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके बीच में से कोई रास्ता जा रहा है, ठीक है, नीचा है और सकरा है, तो इसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपने जानवरों को लेकर, ठीक है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए, एक घाटी से दूसरी घाटी पे जाने के लिए ये जो दर्रे होते हैं ये काम में आते हैं। अब यू आकार की घाटी यानी यू शेप वैली, तो जब हिमनद किसी नदी की संकरी घाटी से गुजरता है, यानी हिमनद जो है किसी नदी की संकरी घाटी से गुजरता है, तो वह उसे चौड़ा बना देता है और गहरा बना देता है, इसलिए घाटी जो है अंग्रेजी के यू जैसी दिखने लगती है। यानी जब हिमनद किसी नदी की सकड़ी घाटी में से गुजर रहा है तो वहां पे क्या करता है, उसको और ज्यादा चौड़ा कर देता है, उसको गहरा बना देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यू आकार जैसा दिखता है अंग्रेजी के, इसलिए इसको हम यू आकार की घाटी कहते हैं। जब कोई बड़ा रोलर, मान लो कोई बड़ा रोलर है, एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो रास्ते को दबाकर चौड़ा कर रहा है, ठीक है, यानी रास्ते को दबा के चौड़ा कर रहा है, तो कुछ इसी शेप में बन जाएगा। फिर लटकती घाटी, इन सबको मैं आपको पिक्चर के द्वारा दिखाता हूं, रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये सारी बर्फ है, ग्लेशियर है, ये यहाँ से होते हुए आई है, तो एक तरीके से यू आकार की इसने क्या करा है, घाटी बना दी है, ठीक है। लटक घाटी कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से पानी गिर रहा है, तो ये इसे लटक घाटी कहा जाता है। फिर हिमनद ग्लेशियर आप पहले से ही जानते हो, और हिमानी बर्फ भी आप जानते हो कि बर्फ होती है ग्लेशियर में, वही पिघल के नीचे की तरफ आती है। तो एक एक करके समझते हैं। लटकी घाटी यानी जब एक छोटी हिमानी बर्फ का टुकड़ा जो मुख्य हिमानी घाटी से, ठीक है, अलग होकर थोड़ा पार्श्व में मिल जाता है, यानी नीचे की तरफ मिलने लग जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लटकी घाटी बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आपको देखने को लगेगा। फिर यू आकृति आप जानते ही हो, जब इस तरीके से हिमानी यानी बर्फ चलते हुए आती है आगे की तरफ, तो यू शेप में बन जाता है, ठीक है, यानी एक चौड़ी घाटी जिसकी ढाल जो है वो खड़ी होती है और तल यानी नीचे की तरफ समतल होता है, जिससे हिमानी अपर्दन होता है, हिमानी अपर्दन से ये बनता है। फिर हिमनद, बर्फ का विशाल द्रव्यमान, क्योंकि बर्फ जो है वो भूमि पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हिमानी बर्फ, दबी हुई बर्फ जो है हिम, जो गतिशील होकर भूमि को अलग तरीके के से आकार देता है और हिमानी बनाता है। तो ये क्या है, ये ग्लेशियर की वजह से, बर्फ की वजह से कुछ जो ये घाटियां बन रही है या फिर जो आकार बन रहे हैं, ठीक है, तो इसी के बारे में हमको यहाँ पे अध्ययन करना था। अब मनुष्यों के लिए कैसे ये फायदेमंद हो सकता है, तो आपने देखा होगा लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, स्कीइंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यू आकर की जो घाटी होती है, सर्क जो होता है, वहां पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं, स्कीइंग करने के लिए आते हैं, पर्वतारोहण के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। और फ्योर्ड का उपयोग जो है बंदरगाह के रूप में होता है, मछली वगैरह पकड़ने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। मैं आके आपको फ्योर्ड की इमेज भी दिखाऊंगा। इसके बाद कुछ देखो कुछ घाटियों में उपजाऊ हिमनद जो है मिट्टी की कृषि का समर्थन करती है, यानी कुछ कुछ जगह ऐसी है, कुछ घाटियां ऐसी हैं जहां पे उपजाऊ हिमनद क्या करती है, मिट्टी को मजबूत करती है, उसकी उर्वरक क्षमता को मजबूत करती है।
हिमनद जो है वो ताजे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो उससे पानी बन जाता है, जो उन नदियों को पोषित करता है, जो आसपास की नदियां होती हैं, जो निचले इलाकों में मानव बस्तियों को जीवन प्रदान करती है, क्योंकि वो धीरे धीरे निचले इलाकों में जाती है तो लोगों को वहां पे पानी मिलता है। तो हिमनद जो है वो दुनिया के प्रमुख प्राकृतिक ताजे पानी का भंडार होता है, ये आपको याद रखना है। हिमनोड की बात करते हैं, तो जब हिमनद पहाड़ों पर धीरे धीरे चलता है तो वो अपने साथ पत्थर और मिट्टी और रेत और कंकड़ उसको अपने साथ ले जाता है, ठीक है। फिर जब हिमनद पिघलता है या रुक जाता है तो सारा जो मलबा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। हिमनद यानी जो ग्लेशियर होता है, जब वो पहाड़ों से धीरे 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 चल रहा होता है तो उसे रास्ते में जो चीज दिखती है, पत्थर दिख गया, मिट्टी मिल गई, रेत कंकड़, उसको भी उठाकर अपने साथ ले चलता है और फिर ये पिघलने लग जाता है तो एक जगह पे कहीं ना कहीं वो मलबा जो होता है डिपॉजिट होने लग जाता है, यानी इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। इसी जमा हुए मलबे को हिमनोड कहते हैं। इसी जमा हुए मलबे को क्या कहते हैं? हिमनोड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हिमनोड है इसके 3 प्रकार की बात करते हैं। पार्श्व हिमनोड, अंत्य हिमनोड, ठीक है, और इसका जो ये मध्य हिमनोड है इसको समझते हैं। तो पार्श्व हिमनोड जो है ये हिमनद जो होते हैं इसके किनारों पे बनते हैं, यानी जो ग्लेशियर है उसके किनारों पे बनेगा। फिर अंत हिमनोड जो है ये हिमनद जो होते हैं इसके अंत में पाए जाएगा, यानी एंड में आपको मिलेगा, जो उनके सबसे दूर के विस्तार को दिखाता है कि कहां तक वो हिमनद जा रहा है, वो ग्लेशियर कहां तक जा रहा है, ठीक है। फिर मध्य हिमनोड ये तब बनता है जब दो हिमनद यानी दो ग्लेशियर जो है वो मिलते हैं और उनके पार्श्व हिमनोड के बीच में आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका महत्व क्या है? हिमनोड जो होता है उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं, क्योंकि इसके साथ मिट्टी रेत वगैरह जो भी वहां पे होता है सब कुछ लेकर आता है। ये जल आपूर्ति, क्योंकि ये जब पिघलते हैं तो पानी बनता है, तो जल आपूर्ति करते हैं, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए ये एक प्राकृतिक झील बना देते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इसको देख लेते हैं, वापिस से ध्यान से देखना है आपको। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पार्श्व हिमनद, यानी हिमनद के किनारों के साथ जमा मलबा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये हिमनद है, इसके किनारों में कुछ मलबा जमा हो गया है, तो ये क्या हुआ है? पार्श्व हिमनद है। फिर हिमनद, ये ग्लेशियर तो आप जानते ही हो, जो बर्फ है ये साथ में आ रही है, यानी ये क्या है? इसका एक भारी वजन होता है, तो उसके कारण ये फिर आराम से आता रहता है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? जब दो हिमनद आपस में मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, दो हिमनद जो है वो आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक मलबा जमा हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मलबा इनके बीच में जमा हो रहा है। फिर हिमनद यानी ग्लेशियर एक अन्य हिमनद जो मुख्य हिमनद से आके मिल रहा है। फिर नदी, यानी जब यहाँ पे पिघलता है तो पानी बन के नदी में जाता है, ठीक है, इससे धाराएं बनती है और धाराएं निकलती है, ताजे पानी का स्रोत होता है। फिर अंतिम जो हिमनद है इसको देखते हैं, तो हिमनद के अग्र भाग पर जमा जो मलबा होता है इसको हम अंत्य हिमनद कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको एक बार ध्यान से देख सकते हो। ये सारी चीजें पहले हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 5वां पार्ट जो है ये भी खत्म हो जाता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? हम इसमें देखेंगे कि वायु के द्वारा जो निर्मित स्थल आकृति होती है उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विंड इरोजन, यानी जो पवन अपर्दन होता है इसको समझेंगे। तो जब हवा के द्वारा यानी पवन के द्वारा अपर्दन होता है, यानी धूल या रेत जो है उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, जब तेज हवाएं रेत को, मिट्टी को और उसके कणों को अपने साथ उठाकर उड़ाकर ले जाती हैं, तो ये धीरे धीरे भूदृश्य को अलग तरीके से आकार देगा। जिस जगह से जाएगा वहां पे आपको धूल मिट्टी कम दिखेगी, लेकिन जिस जगह पे डिपोजिट हो जाता है वहां पे क्या बना देता है? टीला बना देता है, ठीक है। यानी ये खासकर कहाँ पे होता है? जो सूखा क्षेत्र होता है, जो रेगिस्तानी एरिया होता है, यहाँ पे आपको देखने को ज्यादा मिलता है। अब विशिष्ट स्थलाकृति आप देखोगे कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति भी ये बना देता है। यारडांग, अब ये जो यारडांग है ये क्या है? तो तेज रेगिस्तानी हवाएं कई वर्षों तक चट्टानों को घिसती रहती है, जो चट्टानें उसको घिसती रहती है हवाएं, इससे लंबी पतली और ऊंची चट्टानी धारियां जो है, जिसको कटक कहा जाता है, ये बन जाती है, इसको यारडांग कहा जाता है, ठीक है। ये चट्टाने जो हैं ये क्या है? ये ऊपर से ली गई इमेज है, इसको घिस रही है हवाएं बार 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 बार, तो ये लंबी और पतली और ऊंची चट्टानी धारियां बन जा रही हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है? यानी हवा जो है चट्टानों को तराश देती है, यानी घिस देती है और लंबी धारियां बना देती है, जिसको हम यारडांग बोलते हैं। फिर है वेंटिफैक्ट्स, तो हवा के साथ उड़ने वाली जो रेत है ये चट्टानों से लगातार टकराती है। अब चट्टानों से बार बार रेत टकरा रही है, इससे चट्टानें जो होती हैं वो चिकनी और चमकदार और अलग अलग आकार की होती जाती है, क्योंकि चट्टानों से बार बार रेत जब टकराएगी तो क्या होगा? वो चिकनी हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी।
कई वेंटिफेक्ट्स में सपाट यानी फ्लैट सतह और नुकीले किनारे भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप सतह देखोगे फ्लैट है, लेकिन किनारा जो है आपको कई जगह पे नुकीला देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको किनारा जो है नुकीला देखने को मिलेगा। तो यार्डेंग को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, हवा जो होती है, तेज हवा चलती है तो वो चट्टानों को धीरे धीरे क्या करती है, घिसते रहती है, चमका देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बन जाता है जिसको यार्डांग कहा जाता है। ये हवा के अपर्दन से ऐसी धारियां बन गई है चट्टानों में। अब हवा क्या है, ये तेज हवा चलती है, किसी दिशा में लंबे समय तक बहती है तो ये परिवर्तन होता है। कठोर चट्टान यानी ये चट्टान जो होती है बहुत मजबूत होती है, इसलिए ये लंबे समय तक बची रहती है। नरम चट्टान, ये चट्टान हवा के अपर्दन से घिस जाती है और बीच का भाग जो है वो थोड़ा नीचे होने लग जाता है। कठोर चट्टान, ये दूसरी कठोर चट्टान जो रिज के रूप में आपको बची हुई दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ ली है, तो ये आपको यहाँ पे समझना था। ठीक है, इसके बाद है अप स्फीति गर्त, ये और मरुस्थलीय परपटी। तो ये अप स्फीति जो गर्त है, इसको क्या कहते हैं, इसको समझिए। उथले गर्त जो वहां बनते हैं जहां पे हवा द्वारा ढीली सामग्री हटा दी जाती है। मान लो हवा चली, वहां पे जो भी ढीली चीजें थी, रेत हो गई, बालू हो गई, जो भी चीजें वो हवा ने वहां से हटा दी, तो वहां पे एक गर्त बन जाएगा। ठीक है, उथला गड्ढा बन जाएगा। फिर मरुस्थलीय परपटी यानी समतल पथरीली सतह, जो जहां पे महीन कणों के उड़ जाने के बाद पीछे छूट जाती है। अब मान लो कोई पथरीली जगह है, उसके ऊपर रेत थी, हवा आई तो रेत तो उड़ गई वहां से, लेकिन जो पथरीली जगह है वो तो वैसी की वैसी रह जाएगी ना, तो वो जो है वो मरुस्थलीय परपटी कहलाएगी। फिर ये स्थलाकृति जो है शुष्क क्षेत्रों में यानी सूखी क्षेत्रों में बस्ती के तरीकों और कृषि को प्रभावित करती है। तो एक अपस्फीतिगत तो कभी कभी क्या होता है, भूजल का यानी भूमि जल का जो स्तर है यहां तक ये पहुंच जाता है, यानी ये गड्ढा जो है धीरे 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 उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पे पानी दिखे, जिससे एक ओएसिस मरुद्यान यानी रेगिस्तान में एक उपजाऊ स्थान यहाँ पे बन जाता है। मैं आपको यहाँ पे फोटो से दिखाऊंगा, पिक्चर से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब यहाँ पे रेत था, हवा आती रही, उड़ती रही, उड़ती रही, उड़ती रही, हवा इस लेवल पे उड़ गई कि यहाँ पे गड्ढा जो था, पहले छोटा गड्ढा रहा होगा, फिर बड़ा हुआ, बड़ा हुआ और उस लेवल तक पहुंच गया जहां पे पानी दिख गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हवा जो है वो जो सूखे रेत के कण होते हैं उसको एक ही दिशा में उड़ाकर ले जाता है। जैसे हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वो तेजी से पश्चिम की ओर जो सूखे कण है उसको उड़ाकर ले जाएगा। फिर मरुद्यान यानी निम्न दबाव वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे हवा उसको इस लेवल तक गिरा देगी, मतलब उड़ा देगी चीजों को, कि वहां पे पानी वाला लेवल जो है वो आ जाएगा। फिर उड़ी हुई रेत यानी रेत के द्वारा रेत जो है हवा के द्वारा उठाकर दूर स्थान पर ले जाई जाती है जहां पे जमा हो जाती है। ठीक है, यानी रेत एक जगह से उड़ के गई, किसी दूसरी जगह पे जाके जमा होने लगी, वहां पे टीला जैसा बन जाता है। फिर जल स्तर, भूमिगत जल यानी जो जमीन के अंदर का पानी है, ये सतह पे आ जाता है और एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जलाशय बन जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जलाशय दिख रहा है, कुछ जगह पे आपको टीले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। बालू के टीले, तो टीले जो है रेगिस्तानों में रेतीले तटों के साथ हवा के द्वारा बनाई गई रेत की पहाड़ियों या कटक जो होते हैं, ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हवा इतनी तेजी से आती है, ठीक है, कि यहाँ पे कई जगह पे क्या बना देती है, ये रेतीले टीले बना देती है। फिर बरखान टीले यानी अर्धचंद्र के आकार के होते हैं, वहां पे बनते हैं जहां पे रेत सीमित होती है, हवा एक दिशा में चलती है। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे देखो, देखो ये आपको कुछ देखने में अर्धचंद्र चंद्र के आकार की दिख रही है, यानी आधे चांद के आकार की दिख रही है, तो इस तरीके से ये बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारी जो भी इमेज हमको, जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, इन सब चीजों को हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। एक साथ मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ड्यून्स का निर्माण, यानी जो टीले बन जाते हैं। ठीक है, बालू के टीले बन जाते हैं। तो हवा चलती है, हवा जब चलती है तो क्या करती है, अपने साथ रेत को उड़ाती है और कहीं ना कहीं इकट्ठा कर देती है, डिपॉजिट कर जाती है। तो उससे क्या बनता है, उससे ड्यून्स बन जाते हैं, यानी कि टीले बन जाते हैं। तो हवा जो है वो रेत के कणों को उठाकर एक दिशा में ले जाएगी और उन्हें जमा करके वहां पे क्या करेगी, टीलों का निर्माण कर देगी। सींग हवा की विपरीत दिशा की ओर बहते हैं। अब ये तो हो गया पहली इमेज, आप देखोगे कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बरखान ड्यून की। ये क्या होता है, अर्ध चंद्राकार होता है, यानी चांद के आकार का होता है। आपको कुछ इस तरीके से ये टीले यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरा, यानी अनुप्रस्थ ड्यून।
अब ये जो लंबी तरंग वाली जो रिज है, धारियां है, ये हवा की दिशा में 90 डिग्री तक होती हैं। अब यहाँ पे हवा चल रही है तो यहाँ पे आपको कुछ अलग शेप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके का ये बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, लंबी और निरंतर धारियां बन जाती हैं जो कि हवा की दिशा को लंबवत होती है, यानी हवा की दिशा में ही ये लंबी होती हुई आपको दिखाई देंगी। फिर इसके बाद है ताराकार ड्यून्स, जो स्टार की तरह लगती है देखने में, यानी पिरामिड के आकार के जो टीले होते हैं जिनमें कई भुजाएं होती है, कई हाथ होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है, स्टार के जैसी बन जाती है। तो ऊंचे पिरामिड के आकार के जो बन जाती हैं भुजाएं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ताराकार ड्यून्स, यानी तारा के आकार का, ठीक है, ये टीला होता है। यानी टीले भी क्या होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मनुष्यों के लिए टीले का महत्व। मनुष्य के लिए इसके क्या महत्व है, तो टीले जो है मरुस्थलीय और पवन, यानी जो हवा है, इसके अपर्दन के खिलाफ प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करते हैं। अब जहां पे ये टीले जमा हो जाते हैं तो एक तरीके से अवरोध का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। अब लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, देखो, ठीक है, यहाँ पे खेल कूद वगैरह ये सारी चीजें करने के लिए आते हैं। फिर तटीय क्षेत्रों में टीले जो होते हैं वो बस्तियों को तेज समुद्री हवाओं और लहरों से बचाते हैं। टीलों की रेत का उपयोग कभी कभी निर्माण कार्यों के लिए भी किया जाता है, यानी वो जो रेत होती है टीले की, उसका यूज क्या होता है, घर बनाने के लिए भी उस रेत का, उस बालू का यूज किया जाता है। फिर संतुलन बिंदु, यानी टीले जो होते हैं उपयोगी हैं, लेकिन यदि वो आगे बढ़ते हैं तो कृषि भूमि के लिए खतरा भी बन सकते हैं। कृषि भूमि में जाएंगे तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उस जगह की उपजाऊपन को कम करने लगेंगे, खतरा बन सकते हैं। फिर भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यानी जो भूमिगत जल होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, उससे क्या स्थल आकृति बनती है उसको देखेंगे। तो इसमें कास्ट स्थलाकृति, गुफाएं हो जाएंगी और सिंक होल हो जाएंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूजल, यानी भूमि के नीचे का जल। तो भूजल जो है विशेष रूप से चूना पत्थर या जो घुलनशील चट्टान है उस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। अलग तरीके की स्थल आकृति बना देती है, कुछ ऐसी स्थल आकृति यहाँ पे बन जाती है। इसे कास्ट स्थलाकृति भी कहा जाता है, जो रासायनिक अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से बनती है। अब रासायनिक अपक्षय होता है, चीजें टूटती हैं, चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, और अपर्दन होता है, इसके माध्यम से ये बनती हैं। अब भूजल की कुछ आकृतियां, जैसे यहाँ पे गुफाएं बन जाती है, ठीक है, स्टेलेक्टाइट बन जाती है, स्टेलेग्माइट हो गया, सिंक होल हो गया, कास्ट स्थलाकृति हो गया। तो ये आकृतियां बनती है। अब इसको हम एक बार पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गुफा तो आप जानते ही होंगे कि कोई चट्टान है, उसमें एक होल बन गया है, ठीक है, उसके अंदर जा सकते हो तो उसको गुफा कहा जाता है। तो सबसे पहले देखो, आप एक बार इसे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले नंबर पे है स्टेलेक्टाइट, ठीक है, स्टेलेक्टाइट यानी एक नुकीली, आप देखो कि कुछ इस तरीके से चट्टान कट के नुकीली बन जाती है। तो छत से लटकने वाली बर्फ जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है। ये बूंद बूंद पानी के गिरने से बनती है, यानी यहाँ से पानी आता है और यहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, जिसके कारण इस तरीके से नुकीली बन जाती है। फिर है स्तंभ यानी पिलर, ठीक है, खंबा। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये आपको यहाँ पे पिलर दिखाई दे रहा है। तो जब स्टेलेक्टाइट जो होता है और स्टेलेग्माइट मिलकर एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, एक पिलर बन जाता है यहाँ पे, यानी ये खंबा जो है इससे मिल जा रहा है तो एक पिलर बन जा रहा है। फिर गुफा, चट्टान में बना प्राकृतिक खालिस्तान, ठीक है, ये चूना जो है, चूना पत्थर के घुलने से ये चीजें बनती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक गड्ढा सा बन गया, इसके अंदर जा भी सकते हैं, सुरंग बन गई है। तो ये एक तरीके से गुफा है। फिर इसके बाद देखो, ये यहाँ पे आपको लंबे लंबे खंबे दिखाई दे रहे हैं। तो फर्श से लेकर, यानी फर्श से लेकर ऊपर तक, ठीक है, फर्श से लेकर ऊपर उठने वाली जो शंकु के आकार की आकृति का निर्माण हो रहा है, ये बूंद बूंद पानी के गिरने की वजह से हो रहा है, तो इसको स्टेलेग्माइट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गुफा का मुख, ये गुफा का मुख होता है, एंट्री होता है, यानी जहाँ पे द्वार खुला होता है, जहाँ से एंट्री की जा सकती है, प्रवेश किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा। अब सिंक होल, यानी जिसको डोलिन कहा जाता है, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, सिंक होल जो है जमीन पे बना गोल या कटोरे जैसा गड्ढा होता है। जमीन पे एक कटोरे जैसा गड्ढा बन जाता है, जो तब बनता है जब जमीन अचानक से नीचे की ओर धंस जाती है। मान लो जमीन कहीं नीचे धंस जाए तो एक कटोरे के जैसे गड्ढा नहीं बन जाएगा, तो ये होता है। तो जमीन के नीचे चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है। बारिश का पानी वहां पे जब आता है, जमा होता है, तो धीरे धीरे चूना पत्थर को घोलने लग जाता है। इसकी वजह से वहां पे एक गहरी जगह बन जाती है, यानी गुफा जैसी आकृति बन जाती है। जब ये खाली जगह
ज्यादा बड़ी हो जाती है तो ऊपर की जमीन जो होती है उसका भार नहीं संभाल पाती और ये अचानक से नीचे धंस जाती है। इस धसी हुई जगह को ही हम सिंक होल या फिर डॉलिन के नाम से जानते हैं। अब आप एक बार यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसे गड्ढे से बन गए हैं, ये है सिंक होल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा एरिया है, लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा बन गया है जिसको हम सिंक होल कहेंगे। तो जमीन की सतह क्या होती है, कटोरे के आकार से बन जाती है और नीचे धंस जाती है। अब भूमिगत नदी, अंडर ग्राउंड रिवर, तो भूमिगत नदी वो नदी होती है जो जमीन की सतह से नीचे बहती है। इसका महत्व क्या है, कई क्षेत्रों में पीने का पानी का ये महत्वपूर्ण स्रोत होती है, खेती के लिए और अन्य कार्यों के लिए यहाँ से पानी मिल जाता है, ठीक है। गुफाओं के अंदर बहने वाली ये नदियां जो होती हैं टूरिज्म के लिए भी आकर्षित करती है। यहाँ से, यहाँ देखो कितना अच्छा लगता होगा, यहाँ से लोग नाव से जा रहे हैं तो टूरिज्म के लिए भी लोगों को आकर्षित करती हैं ये। फिर कुछ गुफाओं का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी होता है, और यहाँ पे क्या है, लोग मतलब कुछ जगह को धार्मिक मानते हैं, वहां पे पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं भूगर्भीय नदी। तो जैसे मान लो ये गुफा है, उसके अंदर आओगे तो यहाँ पे नदी है, तो गुफा का मुख आप देख रहे हो, यानी जो खुला भाग है जहां से हम एंट्री कर सकते हैं, तो ये गुफा का मुख हो गया। फिर स्टेलेक्टाइट यानी छत से लटके हुए जो खनिज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो नुकीले नुकीले आपको लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हो जाएगा। फिर गुफा की दीवारें हैं, ये आपको अंदर की तरफ जो दिख रहा है, बहते पानी के साथ समय के साथ ये धीरे धीरे दीवार जो होती है घिसती रहती है और इसका अलग आकार होता रहता है। भूगर्भीय नदी यानी पानी जो गुफा के भीतर जा रहा है जो नदी के रूप में, ये भूगर्भीय नदी है। प्रवाह की दिशा यानी पानी प्रवेश द्वार से गहरे भागों की ओर बहता है यहाँ पे, ठीक है। तो भूगर्भीय नदियां जो हैं ये तब बनती हैं जब सतही पानी जो है वो चट्टान और दरारों से रिस कर, यानी चट्टानों से दरारों से रिस कर जब ये पानी नीचे आने लग जाता है तो यहाँ पे भूगर्भीय नदी अपना रूप लेने लगती है, आकार लेने लगती है। इसके बाद है 8वां पार्ट, यानी स्थल आकृतियां और आपदाएं। तो जैसे भूस्खलन हो जाता है, हिमस्खलन हो जाता है, और इसके कारण क्या हो जाता है, धूल भरी आंधियां भी आती है, हिम नदी विस्फोट भी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत तरह की चीजें हो जाती है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो स्थल आकृति और आपदाएं यानी कुछ डिजास्टर आ जाते हैं। तो जैसे कई आपदाएं जो है सीधे तौर पे अलग अलग स्थल आकृतियों से जुड़ी होती हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाता है यानी भूस्खलन हो जाता है, पूरा पूरा आप देखते हो पहाड़ होता है, पहाड़ से सीधा जमीन नीचे आने लग जाती है, पेड़ पौधे उखड़ने लग जाते हैं, हिमस्खलन हो जाता है। और ग्लोब्स हो गया, हिमनद झीलों का फटना, ठीक है, धूल भरी आंधियां। तो सबसे पहले भूस्खलन बोलते हैं। देखो जैसे पहाड़ था, यहाँ पे पूरे के पूरे पेड़ पौधे थे, लेकिन ये नीचे की ओर आ गया, यानी सारे घर वगैरह यहाँ पे डूब गए, रोड वगैरह बंद हो जाते हैं इसकी वजह से। तो भूस्खलन जो है प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण होते हैं। देखो नेचर यानी प्राकृतिक कारणों से तो ये होता ही होता है, लेकिन ये मानव के कारणों से भी होता है। मानव क्या करता है, पेड़ पौधे काटते जा रहा है, सड़कें बनाते जा रहा है, सुरंगें बना रहा है, तो इसकी वजह से ये खोखले होने लग जाते हैं पहाड़। फिर प्राकृतिक कारक आपको पता है, लगातार वर्षा होना, बार बार बारिश आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी उद्गार, इसके कारण ये लैंडस्लाइड हो जाता है। खड़ी ढलानें जो होती हैं, वहां पे अपक्षित जो चट्टाने होती है, यानी चट्टाने कमजोर हो रही होती है, पेड़ पौधे उखड़ रहे होते हैं, तो ये जोखिम बढ़ा देती है। मानवीय कारक, अब मानव क्या करता जा रहा है, जो पेड़ पौधों की जड़ें उसको पकड़ के रखती हैं, वो पेड़ पौधों को ही काटता जा रहा है, खनन कर रहा है, सड़क बना रहा है, पहाड़ियों पे अलग अलग तरह का निर्माण कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, खराब जल निकासी और अनुचित भूमि उपयोग के कारण पानी यहाँ पे जमा होने लग जाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, ढलान जो होती है उसको नुकसान होने लग जाता है, वो टूटने लग जाता है। फिर हिमस्खलन, आपने देखा होगा, बर्फ है, बर्फ के पूरे पहाड़ टूटकर नीचे गिरने लग जाते हैं। तो हिमस्खलन क्या होता है कि खड़ी पहाड़ी ढलान पे बर्फ जो होती है अचानक से अस्थिरता के कारण यहाँ पे आता है ये, ठीक है। तो कम समय में भारी हिमपात अतिरिक्त वजन बढ़ाता है, विशेषकर कमजोर कम बंधे हुए बर्फ की परतों पे। कई बार मान लो ज्यादा स्नो हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, ज्यादा बर्फ गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तापमान में अचानक से वृद्धि हो जाए तो बर्फ क्या होगा, उस बर्फ पिघलने लगेगी अगर तापमान बढ़ेगा, जिससे घर्षण कम हो जाएगा। तेज हवाएं मान लो चल रही है तो वो बर्फ को असमान रूप से जमा सकती है, जिससे नाजुक परतें जो होती हैं वो और ज्यादा मतलब टूट के गिरने का उसका खतरा हो सकता है। और भूकंप आ जाए उसी समय में तो ये ट्रिगर हो जाती है और ज्यादा गिर सकती है, कंपन के कारण, स्कीइंग, ट्रैकिंग या कोई निर्माण कार्य के कारण भी ये हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं ग्लोब्स यानी हिमनद झील का फटना। तो ग्लोब्स हिमनद झील जो है ये बड़ी मात्रा में पानी के अचानक निकलने के कारण होता है, ठीक है। जब बड़ी मात्रा में पानी अचानक से निकलता है यहाँ पे
तो ऐसा होता है। तो तेजी से हिमनद का पिघलना, यानी जो ग्लेशियर है, बर्फ है, वो तेजी से अगर पिघल रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो झील के आकार और पानी का दबाव जो होता है बढ़ने लग जाता है। बर्फ जो होता है वो ढीले होने लग जाते हैं, ठीक है, और इससे प्राकृतिक बांध जो होते हैं इस पानी को रोक कर रखने लग जाते हैं। फिर भारी वर्षा अगर हो जाए तो एक्स्ट्रा पानी आने लग जाता है। मान लो भूकंप आ जाए या हिमस्खलन हो जाए तो ऐसे बांध और ज्यादा कमजोर हो सकते हैं और वो टूट सकते हैं। तो परिणाम क्या होगा, संचित पानी जो है अचानक से अगर यहाँ पे आने लगेगा तो निचले इलाके में तगड़ी बाढ़ आ जाएगी और निचले इलाके जो है वो डूब सकते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे ये है, अब यहां से अगर मान लो हिमनद है, या अचानक से यहाँ से ये टूट के गिर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, चट्टानों को तोड़ सकता है, तेजी से बाढ़ आ सकती है, वहां पे पुल गिर सकते हैं, आसपास के जो घर हैं वो नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं धूल भरी आंधी। धूल भरी आंधी आपने देखा होगा कि बहुत तेज आंधी आती है और मिट्टी इस तरीके से धूल जो है उड़ती है। तो धूल भरी आंधी जो है तेज हवा के द्वारा बड़ी मात्रा में जो ढीली और सूखी मिट्टी होती है, जो रेत होती है, उसके उड़ने के कारण होती है। ठीक है, लंबे समय तक सूखा या कम वर्षा जो होता है वो मिट्टी को सुखा देता है, और ऐसे में अगर हवा चल जाए तो बहुत तेजी से इसके महीन कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, तो ढीली सूखी मिट्टी जो ज्यादातर होता है रेगिस्तानी या फिर सूखे इलाकों में ये चीज आम है, वहां पे होता रहता है ऐसा। फिर विरल वनस्पति, यानी वनों की कटाई हो, बहुत ज्यादा मतलब खराब तरीके से खेती हो रही हो, जमीन को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया हो, जलवायु परिवर्तन और मौसम के कारण धूल भरी आंधियां जो है वो आ सकती हैं। तो यहाँ पे अपना ये जो लेक्चर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अभी किताब आपकी हिंदी में तो नहीं आई है, इंग्लिश में आई है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके, दिन रात जाग कर, 3-3 4-4 दिन तक मेहनत करके ये आपके लिए नोट्स बनाए हैं, और सारी इंग्लिश की जो आपकी बुक है उसको ट्रांसलेट कराए हिंदी में, और तब जाके मैं आपके लिए लेक्चर ले पाया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएंगे, लाइक जरूर करके जाना है। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे, और जल्दी से बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। आगे के अगर आपको चैप्टर चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जितनी ज्यादा कमेंट होगी उतनी ही जल्दी आगे के चैप्टर में करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।